तो दोस्तों डाविंसी रिजॉल्व हॉलीवुड, बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स लेवल की कलर ग्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम डाविंसी रिजॉल्व का कलर ग्रेडिंग पैनल ओपन करते हैं और बहुत सारे नोड्स हम लोगों के सामने आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इन नोड्स को देखने के बाद आखिरकार हम घबरा क्यों जाते हैं? देखिए, इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला जो कारण है वो है हमारी हैबिट, हमारी आदत। प्रीमियर प्रो फाइनल कट पे कलर ग्रेडिंग करने के बाद हमें स्लाइडर्स को मूव करने की आदत पड़ जाती है। एक्सपोजर चेंज करना है तो हम स्लाइडर मूव करते हैं, वाइट बैलेंस हमें चेंज करना है तो स्लाइडर मूव करते हैं। लेकिन डाविंसी रिजॉल्व में जो नोड बेस्ड जो स्ट्रक्चर है, इसे देखने के बाद हमें लगता है कि भाई पता नहीं, ये कुछ अलग ही रॉकेट साइंस है, ये कुछ अलग ही मामला है। खासतौर पे ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा आती है जो प्रीमियर प्रो या फाइनल कट से डाविंसी रिजॉल्व में स्विच करना चाहते हैं या स्विच कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है बेसिक की नॉलेज ना होना, डाविंसी की कलर ग्रेडिंग के फंडामेंटल्स की नॉलेज का ना होना। कहते हैं इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी ही ज्यादा मजबूत बनती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डाविंसी रिजॉल्व के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, जहां पर मैं कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस और एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में आपको समझाऊंगा। अगर आपने इस ट्रायंगल को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपकी आधी कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग की समस्याएं दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई आखिर ये कलर ग्रेड करना क्यों है? क्या कैमरा से निकला हुआ फुटेज डायरेक्ट हम क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर सकते हैं? आखिर ये कलर ग्रेड करने की हमें क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, कैमरा से निकला हुआ फुटेज आपका अंडर एक्सपोज हो सकता है उसमें सफिशिएंट लाइट ना हो सकता है आपके फुटेज का वाइट बैलेंस सही ना हो, आपका फुटेज ज़्यादा नीला हो या ज़्यादा ऑरेंज हो या ज़्यादा पिंक हो, क्योंकि वेडिंग्स के माहौल में आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। इस तरह की लाइटिंग का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, उस लाइट का जो कास्ट होता है वो स्किन टोन पर आपकी पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपके स्किन टोन का कलर कई बार चेंज हो जाता है। तो फुटेज की ब्राइटनेस को सही करना, एक्सपोजर को सही करना, या फिर वाइट बैलेंस को ठीक करना, या उसके कॉन्ट्रास्ट को सही करना, इसे कहते हैं कलर करेक्शन। बहुत सारे लोगों को ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन या गलतफहमी होती है कि भाई कलर करेक्शन ही कलर ग्रेडिंग होती है। जी नहीं, कलर करेक्शन का मतलब है कि आप अपने फुटेज को एक सही लेवल पर लेकर आ रहे हो, एक्सपोजर वाइज, कलर वाइज, कॉन्ट्रास्ट वाइज। लेकिन कलर ग्रेडिंग का मतलब है कि आप अपने फुटेज में एक जान डालते हो, एक वाइब डालते हो, एक लुक आप बना रहे हो। आपका कलर ग्रेड ये डिसाइड करता है कि आपके फुटेज की स्टोरी किस तरफ जाएगी, आप ऑडियंस को किस तरह का फील करवाना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कलर ग्रेड पे। कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये स्टैंडर्ड फुटेज क्या होता है और ये लॉग फुटेज क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई लॉग फुटेज और रॉ फुटेज सेम चीज़ होती है। वो मुझसे कहते हैं, भाई क्या आप रॉ फुटेज पे कलर ग्रेडिंग करते हैं या रॉ फुटेज शूट करते हैं? जबकि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई क्या आप लॉग शूट करते हैं, क्योंकि रॉ शूट करना एक अलग चीज़ है और लॉग शूट करना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्टैंडर्ड फुटेज और लॉग फुटेज में क्या फ़र्क होता है, और ये लॉग फुटेज किस बला का नाम है। स्टैंडर्ड फुटेज का मतलब होता है कि आपके कैमरा से जब आप स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल आप लेके चलते हो, सोनी कैमरास पे अगर आप काम करते हो या कैनन पे काम करते हो, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कौन सा पिक्चर प्रोफाइल सेट करना चाहते हैं। अगर आपने न्यूट्रल पिक्चर प्रोफाइल डाला है या फिर कोई भी ऐसा पिक्चर प्रोफाइल डाला है जो ऑटोमेटिकली कलर आपके फुटेज में डाले, कॉन्ट्रास्ट आपके फुटेज में डाले, यानी कि आपका फुटेज कैमरा से ही कलर लेकर आए, कॉन्ट्रास्ट लेकर आए, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फुटेज, जो कि स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल के साथ निकल कर आता है। लॉग फुटेज का मतलब है कि आपका कैमरा पिक्चर प्रोफाइल जैसे S-Log3, S-Log2 या कैनन में कैनन लॉग, लूमिक्स में V-Log, हर एक कैमरा का अपना एक प्रोफाइल होता है। उस प्रोफाइल में आपका जो कैमरा है वो आपके फुटेज को कैप्चर करेगा, और कलर और कॉन्ट्रास्ट आप आपके फुटेज में बाद में डालोगे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। ये तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन आपके लिए है, लेकिन अगर हम टेक्निकली थोड़ा डीप जाएं तो अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भाई आखिर हम स्टैंडर्ड फुटेज ही क्यों नहीं शूट करते हैं? आखिर हमें लॉग फुटेज शूट करने की ज़रूरत ही क्या है? हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें कि हम फुटेज को लेकर सॉफ्टवेयर में आएँ, फिर उसको कलर करेक्ट करें, कलर ग्रेड करें? इतना टाइम वेस्ट क्यों करें हम? इससे अच्छा तो ये नहीं है कि हमारा फुटेज कैमरा से ही बहुत बेहतर कलर ग्रेडिंग करके आया या कलर करेक्शन करके आया, डायरेक्ट हमें कोई कलर ग्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो आपके लिए मेरा एक ही जवाब है, स्टैंडर्ड फुटेज अपने कैमरा में कभी भी शूट मत करिए। सिर्फ तभी आप शूट करिए जब आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है या फिर बहुत जल्दी आपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, उस कंडीशन में आप स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल लेके चलें। अदरवाइज़ 90% ऑफ द टाइम्स आप लॉग पिक्चर प्रोफाइल पे अपना शूट कीजिए और बाद में तसल्ली से उसे कलर ग्रेड कीजिए। दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी है कि आप जब
3 लाख या 4 लाख का कैमरा लेके आते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने FX3 या सोनी A7 Mark 5 या फिर कोई हाई एंड कैमरा लेकर आप आए हो, और आप इसलिए लेकर आए हो क्योंकि आप उसकी डायनेमिक रेंज, उसकी लॉग कैपेबिलिटी जो शूट करता है वो कैमरा, उसके लिए अगर आपने कैमरा परचेज़ किया है, कोई सेंस नहीं बनता है भाई कि आप जाके स्टैंडर्ड फुटेज जो वो शूट करो अपने कैमरा से इतना पैसा डालने के बाद। अगर आपको स्टैंडर्ड ही शूट करना है तो मेरे ख्याल से तो फिर इतना पैसा डालने की आपको अपने कैमरा में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल फिर भी टेक्निकली ये आता है कि आखिर लॉग फुटेज में ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं, लॉग फुटेज में ऐसी क्या बात है जो इतने हाई एंड कैमराज, इतने कॉस्टली कैमराज में जो प्राइसेस है कैमरा के वो इतने हाई होते हैं। कैमराज लाइक FX3, FX6, आजकल जो नया कैमरा FX Mark 5 आया है, तो ये कैमराज बहुत हैवी कैमराज है जो लॉग शूट करते हैं। आखिरकार इनका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, आपको 2 चीज़ें समझनी है। आपको एक चीज़ तो ये समझनी है कि एक जो वीडियो होता है वो वीडियो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो है आपकी लाइट, एक है आपका कलर। आपके फुटेज में लाइट और कलर डिसाइड करती है कि आपका फुटेज क्या है। तो लाइट क्या चीज़ है? आखिरकार लाइट से हमारा क्या मतलब है? लाइट से मेरा मतलब है कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट को डार्क में, अंधेरे में खड़ा कर दूं तो क्या आपका कैमरा या आप कुछ देख पाओगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उसी सब्जेक्ट पे हम लाइट डाल दें, आर्टिफिशियल लाइट डाल दें, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि हमें अपना सब्जेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर लाइट से मेरा क्या मतलब है? लाइट से मेरा मतलब है, लाइट में 3 चीज़ें, मेन चीज़ें होती है। नंबर 1 हाईलाइट्स, नंबर 2 मिड टोन्स, नंबर 3 शेडो। आप बोलोगे भाई ये मिड टोन, हाईलाइट और ये शेडो ये क्या चीज़ है? आप इसको बड़े सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये लेफ्ट वाला जो फुटेज है, कलर ग्रेडेड फुटेज या रेक 709 या स्टैंडर्ड फुटेज आप मान के चलो, इस फुटेज में आप एक चीज़ चेक करिए, यहाँ पर जितना भी ये डार्क पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लैक कलर का, या फिर आप हेयर्स की बात करें, आईब्रोज़ की बात करें, आंखों के अंदर की जो पुतली है उसकी बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती है शेडो के अंदर या डार्क पार्ट के अंदर। पीछे जो ये आपका फ़ैन है या विंडो है, विंडो के अंदर जो डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है, ये शेडो और ब्लैक का पार्ट होता है। यानी कि ब्लैक वो पार्ट है जहाँ पर लाइट पड़ने के बाद भी प्रॉपर लाइट नहीं पड़ रही है, मतलब लाइट सब्जेक्ट पे पड़ रही है आपकी, लेकिन पीछे जो लाइट पड़ रही है वो लाइट सही नहीं पड़ रही है, अधिक नहीं पड़ रही है या सफिशिएंट नहीं पड़ रही है, उसके कारण वो लाइट नहीं हो पा रहा है और वो डार्क है। उसे हम कहेंगे डार्क पार्ट। जहाँ पर थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ रही है, यानी कि हल्का सा डार्क भी है लेकिन थोड़ा दिखाई भी दे रहा है, उसे हम कहते हैं शेडो पार्ट। मिड टोन होती है हमारी जनरली स्किन टोन। इस पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मॉडल का जो फेस है या स्किन है वो मिड टोन एरिया में आ रहा है। स्पेशली लिप्स की अगर मैं बात करूं या फिर पीछे विंडोज़ की मैं बात करूं, और ये लाइट जो पीछे पड़ रही है ऑरेंज कलर की, ये सारा पार्ट आपका मिड टोन में आता है। मिड टोन मतलब बीच का, ना शेडो ना हाईलाइट। अच्छा, हाईलाइट क्या चीज़ है? हाईलाइट का मतलब है कि आपके फ्रेम में, आपके सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा जो ब्राइट पार्ट है उसे हम कहते हैं हाईलाइट। अच्छा, इस फ्रेम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राइट पार्ट क्या है? आई थिंक मुझे लगता है इस फ्रेम में सबसे ज़्यादा ब्राइट पार्ट है चीक्स या नोज़ पे आप चेक करो, थोड़ा फोरहेड पे आप चेक करो, यहाँ पे आप नीचे शोल्डर पे चेक करो। ये जो लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, ये लाइट आपकी लगभग हाईलाइट के आसपास की है, राइट। और बिल्कुल वाइट पॉइंट का मतलब है कि आपकी जो फ्रेम है वहाँ बिल्कुल ही आपका ओवर एक्सपोज हो जाए शॉर्ट। मतलब आपने देखा होगा कि जब आप फ्लैश मारते हो किसी सब्जेक्ट पे, तो फ्लैश पड़ने के बाद या लाइट पड़ने के बाद जो एरिया आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, चमक सी वहाँ पर आ जाती है, उसे हम कहते हैं हाईलाइट। ठीक है जी। अब लाइट भी हम लोगों ने समझ लिया। हमारी आंखों से बेहतर कैमरा कोई नहीं है। सबसे बेहतरीन कैमरा अगर इस संसार में है तो वह हमारी आंखें हैं। हम जब भी कोई सीन देखते हैं, हम बाहर जाते हैं या फिर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ही अगर देख लूँ, हाईलाइट, मिड टोन और शेडो का सबसे बेहतरीन जो एक बैलेंस या कॉम्बिनेशन है वो मेरी आंखें मुझे दिखा रही है। यही एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि भाई आखिरकार एक फुटेज के अंदर कितनी लाइट सफिशिएंट होती है, कितना कॉन्ट्रास्ट सफिशिएंट होता है, हमें कितना कॉन्ट्रास्ट डालना है। देखिए, इस बात को आपने बड़े सिंपल शब्दों में समझना है। हमारी आंखें जो भी हमारे आसपास देखती है उसमें एक नेचुरल कॉन्ट्रास्ट होता है, एक नेचुरल लाइट होती है। अगर लाइट है तो दिखाई देता है सब्जेक्ट, अगर लाइट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर अपने हाथ की मैं बात करूं, मुझे मेरा हाथ तभी दिखाई देगा जब इस पर सफिशिएंट लाइट पड़ी होगी, और क्योंकि मैं अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं तो मुझे एक नेचुरल कॉन्ट्रास्ट, नेचुरल सैचुरेशन, नेचुरल वाइट बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। कैमरा भी एक तरह से आप आंखें होती है कि कैमरा क्या है, नथिंग बट लेंस इज़ नथिंग बट आइज़। आँख ही है वो कैप्चर कर रही है। अब जो भी उसने कैप्चर करा है वो हमारी आंखों की तरह स्मार्ट नहीं है। हमारी आंखें जो है ऑटोमेटिकली हर चीज़ को अच्छे तरीके से बैलेंस से कैप्चर करती है। कैमरा कई बार बैलेंस से कैप्चर नहीं कर पाता है, उसके लिए
इंसान को उसे ऑपरेट करना पड़ता है, हम लोगों को सिनेमाटोग्राफर्स को उसे ऑपरेट करना पड़ता है कि भाई इतनी लाइट तेरे को कैप्चर करनी है, इस तरह का वाइट बैलेंस तेरे को कैप्चर करना है, या इतना कॉन्ट्रास्ट मेरे को अपनी फाइनल इमेज में डालना है सॉफ्टवेयर में। कैमरा जब कैप्चर करता है किसी भी फुटेज को, किसी भी सीन को जब कैप्चर करता है, उस सीन की कितनी डार्क पार्ट और कितने ब्राइट पार्ट वो कैप्चर कर पा रहा है। यानी कि हमारी आइज़ जो होती है वो बहुत ही शानदार डायनेमिक रेंज होती है हमारी आइज़ की। हम बहुत बेहतरीन शेडोज़ को कैप्चर करते हैं, हम डार्क से डार्क पार्ट को कैप्चर कर जाते हैं, हम ब्राइटनेस को बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लॉग को बहुत अच्छे से समझना है ना, या डायनेमिक रेंज को बहुत अच्छे से समझना है, तो मुझे लगता है कि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, अपने आसपास चीज़ों को महसूस कीजिए अपनी आंखों से, कॉन्ट्रास्ट को समझिए, कितना कॉन्ट्रास्ट है इस सीन में। कोई भी सीन है, आपके सामने कुछ भी देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, वहाँ पे आपने ये भी नोटिस करना है कितनी हाईलाइट आपकी आंखें कैप्चर कर पा रही है, शेडोज़ कितनी कैप्चर कर पा रही है। उससे आपकी एक आंख, एक आई बिल्ड होती है डायनेमिक रेंज के लिए। तो दोस्तों स्टैंडर्ड फुटेज में आप ये नोटिस करिएगा, जब भी आप कैमरा से स्टैंडर्ड फुटेज कैप्चर करते हैं, मान लीजिए आप सोनी कैमरा पे शूट करते हैं, वहाँ पे आपने न्यूट्रल पिक्चर प्रोफाइल डाला है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए सेटिंग्स में जाके अपने ब्लैक लेवल को ऊपर लाने की या वाइट लेवल को नीचे ले जाने की, आपका जो कैमरा होता है वो लगभग 8 से 9 या 10 के बीच में डायनेमिक रेंज कैप्चर कर पाता है स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल पे, सिर्फ 10 टॉप के आसपास। वहीं पे लॉग में वही डायनेमिक रेंज 14 से 15 के आसपास होती है। अच्छा, ये स्टॉप्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा, बिगिनर वीडियो है, मैं नहीं चाहता हूँ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करना। बट यहाँ पर आप चेक करें, शेडो डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ, आप चेक करें लॉग में, जब मैं बात करता हूँ तो लॉग में राइट साइड पे आप चेक करिए, यहाँ पे ब्लैक हेयर्स जो बिल्कुल बालों के ऊपर की जो डिटेल है यहाँ पर, वो हमें दिखाई दे रही है, वो डिटेल देखिए हमें दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड में वो देखिए क्रश हो चुकी है, वो शेडो की डिटेल ऑलमोस्ट क्रश हो चुकी है। सेम गोज़ फॉर हाईलाइट्स, आप चेक करें फेस पे बहुत ज़्यादा जो नोज़ वगैरह पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट आ रखी है, वो डिटेल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मतलब आपका कैमरा इस डिटेल को कैप्चर कर ही नहीं पाया, राइट। तो अगर वो डिटेल कैप्चर नहीं कर पाया तो वो डिटेल आप बाद में आर्टिफिशियली नहीं डाल सकते हो। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई जो आप शूट करोगे वही आप बाहर डाल सकते हो। आप चांदी को सोना नहीं बना सकते हो, आप पीतल को सोना नहीं बना सकते हो, राइट। आप सोने को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो, लेकिन चांदी और पीतल को सोना नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लॉग में शूट करें, क्योंकि लॉग में आपको शेडो और हाईलाइट्स की बहुत अच्छी डिटेल मिलती है, जिससे आपका फुटेज बहुत सिनेमैटिक लगता है, बहुत प्यारा लगता है। हॉलीवुड में जो कैमराज यूज़ किए जाते हैं आरी एलेक्सा टाइप के, जिनकी डायनेमिक रेंज 16 या 17 स्टॉप्स के आसपास होती है, शेडोज़ डिटेल बहुत प्यारे तरीके से कैप्चर करते हैं, हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा रिटेन करते हैं। उससे क्या होता है, आपका फुटेज फटता नहीं है बहुत जल्दी। वहीं पे अगर फ़ोन से आपने कोई फुटेज कैप्चर किया तो उसमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस होगी, हाईलाइट ख़त्म होगी, शेडो बिल्कुल क्रश होगी, वो फुटेज आपको बहुत ज़्यादा डिजिटल नज़र आएगा। तो ये मोटा मोटा एक प्रैक्टिकल डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड फुटेज और लॉग फुटेज के अंदर, राइट। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि भाई क्या यूट्यूब से हम कलर ग्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं? भाई डेफिनेटली आप सीख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूट्यूब से किसी तरह का जो आप लर्निंग कर रहे हो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सामने वाला आपको जो सिखाता है वो आप सीख जाते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप उस चीज़ को खुद अप्लाई करते हो तो आपको कोई बताने वाला नहीं होता है कि आपने जो किया वो क्या सही है गलत है, उस पर कोई फीडबैक आपको नहीं मिल पाता है। और यही वो फीडबैक होता है जो आपकी एक्चुअल लर्निंग होती है, क्योंकि जब आपको बार बार आपके काम पे फीडबैक मिले कि आपने क्या सही किया, आपने क्या गलत किया, तो यहाँ से आपकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। जो चीज़ आप 2 महीना या 3 महीना अलग अलग ट्यूटोरियल देख के यूट्यूब से सीखते हो, वही चीज़ आप जब आपको लाइव फीडबैक मिलता है तो 2 से 3 दिन में आप सीख जाते हो। अगर आपके पास वक्त है डेफिनेटली आप यूट्यूब से सीखिए, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आपके पास क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आप नया प्रोजेक्ट खुद से स्टार्ट करना चाह रहे हो, या नए क्लाइंट्स आप एक्वायर करना चाह रहे हो, तो आप डेफिनेटली सिनेमास्टर्स का एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी, और व्हाट्सएप का हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने एक शब्द बहुत ज़्यादा सुना होगा कलर ग्रेडिंग में, स्पेशली डाविंसी रिजॉल्व पे, डाविंसी वाइड गैमेट। आखिर ये डाविंसी वाइड गैमेट क्या चीज़ है? ये रेक 709 कलर स्पेस क्या चीज़ होती है? 12 बिट, 16 बिट, 10 बिट, 8 बिट, आखिरकार ये किस बला का नाम है? ये बिट से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? कैमरा जो हमारा 8 बिट शूट करता है, 10 बिट शूट करता है या 12 बिट शूट करता है, उसके हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब लॉग और स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस समझने के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई
कलर स्पेस क्या होता है, मतलब हमने ये डिस्कस किया कि एक फुटेज के अंदर दो चीज़ें होती है, लाइट और कलर। तो लाइट को हम लोगों ने मोटा मोटा समझ लिया, हालांकि अभी इस वीडियो में अभी और ज़्यादा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कॉन्ट्रास्ट, शेडोज़, मिड टोन्स, हाईलाइट्स, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा कलर स्पेस। देखिए, कलर करेक्शन को करने से पहले ये डिटेल्स का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ों को समझ लिया, बेसिक्स को आपने समझ लिया, ट्रस्ट में आपको कलर ग्रेडिंग करने में मज़ा भी आएगा और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से कलर ग्रेड समझ पाओगे, कर पाओगे। यहाँ पर कलर स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि एक फुटेज के अंदर कलर का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा कलर की डिटेल या कलर की रेंज आपके कैमरा ने कैप्चर करके आपको दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने सामने किसी सीन को चेक करूं तो मेरे सामने बहुत तरह के कलर्स होते हैं। इंसान जब आसपास में देखता है तो आपके पास नेचुरली बहुत सारे कलर्स आपकी आंखें देख पाती है, राइट। अब वो किस हद तक उस कलर को देख पाती है ये डिपेंड करता है आपके विजन पे। हर एक कैमरा का अपना एक विजन होता है कि वो कितनी कलर्स की डिटेल को कैप्चर कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी बिट डेप्थ पे। बिट डेप्थ मतलब 8 बिट, 10 बिट, 12 बिट, 16 बिट। जितनी कम बिट डेप्थ उतने कम कलर आपका कैमरा कैप्चर कर पाएगा। जितनी ज़्यादा बिट डेप्थ उतना ज़्यादा आपका कैमरा कलर्स को कैप्चर करेगा। और जितने ज़्यादा कलर्स आपका कैमरा कैप्चर करता है उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कलर ग्रेडिंग में, कलर्स को पुश करने की। अगर आप कलर्स को बहुत ज़्यादा पुश करते हो तो आपका कलर बहुत जल्दी फटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा आपका कलर। लेकिन फिर आपका सवाल आएगा कि भाई सभी कैमराज में तो फिर 16 बिट कलर होना चाहिए, 8 बिट वाले कैमराज हम क्यों खरीदते हैं, या 8 बिट वाले कैमरास मैन्युफैक्चरर क्यों ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है आपका कैमरा का परफॉर्मेंस। देखिए, कैमरा के अंदर भी एक प्रोसेसर लगा है। अगर आप 16 बिट की कैमरा से कलर रेंज चाहते हैं तो आपको बहुत हैवी प्रोसेसर डालना पड़ेगा, बहुत हैवी जो है आपको आर्किटेक्चर, बहुत हैवी मशीनरी उसके अंदर डालनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा हैवी मशीनरी उतना ज़्यादा प्राइस, और जितना ज़्यादा प्राइस उतनी ज़्यादा हम लोगों के लिए दिक्कत। पुराने कैमरास की अगर मैं बात करूँ, सोनी A7 Mark III कैमरा था, वहाँ पर 8 बिट का फुटेज आप कैप्चर कर सकते थे। कलर्स को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर पाते थे आप, फट जाता था कलर बहुत जल्दी। फिर धीरे धीरे A7 Mark IV आया जिसमें 10 बिट सोनी ने दिया। ठीक है भाई, थोड़े बहुत कलर्स को आप पुश कर सकते हो। और उसके बाद जितने भी कैमराज FX3 टाइप के हैं सब में 8 बिट आया। इसके बाद बहुत सारे कैमराज आए जैसे FX3 10 बिट के साथ, और आजकल जो नया कैमरा सोनी FX Mark V जिसमें 16 बिट का भी कलर आपको मिल चुका है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि किस लेवल की कलर रेंज वहाँ पर मौजूद है। ये एक अलग टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है कि 16 बिट और 12 बिट की जो फुटेज होती है वो रॉ कोडेक होता है, रॉ कोडेक में आप कैप्चर करते हो। अगर हम बात करें 8 बिट और 10 बिट की तो यहाँ पर क्रोमा सब सैम्पलिंग 422, 420 इस तरह की क्रोमा सब सैम्पलिंग में हम शूट कर पाते हैं। अच्छा, ये बहुत एडवांस्ड हो जाएगा टॉपिक, उस कैमरा सेटिंग्स की एक वीडियो मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा क्रोमा सब सैम्पलिंग क्या होती है, बिट डेप्थ क्या होती है डिटेल में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि भाई आपका कैमरा जितने ज़्यादा कलर्स आपको कैप्चर करके दे सकता है उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप बाद में जब पोस्ट में जाके कलर ग्रेडिंग करते हो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है और आप उतना ज़्यादा कलर्स को पुश कर सकते हो। डाविंसी रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग के जो वीडियोज़ आप यूट्यूब पे चेक करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिक्र होता है डाविंसी वाइड गैमेट का, डाविंसी वाइड गैमेट, डाविंसी इंटरमीडिएट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डाविंसी वाइड गैमेट आखिरकार क्या चीज़ है, और क्योंकि हम लोगों ने कलर बिट्स को समझ लिया है तो थोड़ा हम यहाँ पर और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। हर एक बिट डेप्थ का, हर एक कलर रेंज का एक अपना एक दायरा होता है, राइट। अगर मैं रेक्स 709 की बात करूँ तो आप चेक करिए, जो अंदर वाला ये छोटा ट्रायंगल है ये रेक्स 709 या स्टैंडर्ड फुटेज का है। मतलब जब हम अपने कैमरा से शूट करते हैं अपने फुटेज को तो लगभग इस लेवल की, इस ट्रायंगल के अंदर की जो रेंज है कलर्स की, इसी रेंज के कलर्स हमारा कैमरा शूट कर पाता है, राइट। लेकिन डाविंसी वाइड गैमेट का ट्रायंगल आप चेक करिए कितना ज़्यादा बड़ा है, मतलब कलर्स की कितनी ज़्यादा रेंज वो कैप्चर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू रेक्स 709। तो इसीलिए हम हमेशा अपने जो नोट स्ट्रक्चर जब रेडी करते हैं डाविंसी में, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपने फुटेज को डाविंसी वाइड गैमेट के कलर स्पेस में डालते हैं ताकि हमारे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि भाई हमारे फुटेज में जितना भी कलर हमारे कैमरा ने शूट किया है, कैप्चर किया है, वो सभी का सभी कलर हम पुश कर पाएँ। क्योंकि अगर हमने गलती से भी रेक्स 709 में कन्वर्ट कर दिया अपने फुटेज को, लॉग फुटेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई उसके बाद हमारे पास इतना छोटा सा ट्रायंगल के अंदर के जितने भी कलर्स हैं वही कलर्स के साथ हम खेल सकते हैं, उनके साथ ही हम पुश पुल कर सकते हैं। बाकी के जितने भी कलर्स हैं वो गए। इसलिए ज़रूरी होता है कि नोट स्ट्रक्चर में जब हम कन्वर्जन करते हैं, CST जिसे हम बोलते हैं, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, इसीलिए डाविंसी वाइड गैमेट में जाके हम पहले अपने फुटेज को डालते हैं कि भाई हमारे कैमरा ने जो मर्जी कलर रेंज कैप्चर किया हो लेकिन उससे ज़्यादा बड़े कलर रेंज में जाके मैं इसको डालूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पानी की बाल्टी है 5 लीटर की,
या 10 लीटर की लेके चलते हैं, 10 लीटर की बाल्टी मेरे पास पानी की है, राइट। उसको मैं अगर 5 लीटर की बाल्टी के अंदर उड़ेल दूँ तो क्या होगा? 5 लीटर का जो मेरा एक्स्ट्रा जो पानी था वो तो बर्बाद हो गया, वेस्ट हो जाएगा ना। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आपके कैमरा ने लॉग फुटेज आपने कैप्चर किया, उसको आपने रेक 709 में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने क्या कर दिया? सारा कलर वेस्ट कर दिया। लेकिन वहीं अगर आपने 10 लीटर की उस बाल्टी को 15 लीटर के बकेट में आपने उड़ेल दिया, जो कि डाविंसी वाइड गैमेट यहाँ पर है, तो होगा क्या? 15 लीटर का बकेट बहुत आसानी से उस 10 लीटर को कंटेन करेगा, और साथ ही साथ में आप चाहो जितना मर्जी पानी को छलकाओ, वो पानी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 15 लीटर की बाल्टी बहुत बड़ी होती है, बकेट बहुत बड़ा होता है। यही एक रीज़न है भाई। तो आपको ये समझना है। अभी आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा कि डाविंसी वाइड गैमेट में कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रीमियर प्रो और फाइनल कट पे जो हम बार बार बोलते हैं कि डाविंसी रिजॉल्व क्यों बेस्ट है कलर ग्रेडिंग के लिए। वो इसलिए भाई क्योंकि यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलता है कि आप किस कलर स्पेस पर काम करना चाहते हो, डाविंसी वाइड गैमेट पे, रेक 709 पे, इन दोनों के बीच में। जबकि प्रीमियर प्रो और फाइनल कट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। और जनरली आप रेक 709 में आपका फुटेज कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो भी कलर ग्रेडिंग आप कर रहे हो वो रेक 709 के छोटे से ट्रायंगल के अंदर कर रहे हो। इसीलिए प्रीमियर और फाइनल कट को प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं माना जाता है कलर ग्रेडिंग के लिए। ये बहुत डीप टॉपिक है, बहरहाल बिगिनर्स के लिए मैं नहीं चाहता हूँ आपको कंफ्यूज करना। तो दोस्तों, डाविंसी का गैमेट और कलर स्पेस समझने के बाद अब चलते हैं डाविंसी के कलर ग्रेडिंग के पैनल के ऊपर कि आखिरकार कलर ग्रेडिंग पैनल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस ऑप्शन पर क्लिक करने से क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा थ्योरी हम लोगों ने लर्न कर ली है भाई, अब आती है एक्चुअल काम करने की, एक्चुअल कलर करेक्शन की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डाविंसी रिजॉल्व के पैनल के बारे में, थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग का जो पैनल है उसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम क्लिक करते हैं उससे क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कलर करेक्शन पे, फिर समझेंगे हम कलर करेक्शन आखिरकार किस तरह से होती है। देखिए, पैनल की अगर मैं बात करूँ तो डाविंसी रिजॉल्व में सबसे ऊपर गैलरी आती है। गैलरी का मतलब कुछ नहीं है भाई, गैलरी का मतलब है जो कलर ग्रेड आपने कर दिया। मान लीजिए किसी फुटेज पे आपने कलर ग्रेड कर दिया, आप चाहते हो कि इस कलर ग्रेड को मुझे सेव करना है, आप चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट में मेरे पास बहुत सारे फुटेज है, आप चाहते हो कि यार इस कलर ग्रेड को मुझे दूसरे फुटेज पे भी अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं, स्क्रीन पे राइट क्लिक करिएगा और ग्रैब स्टिल का मतलब है ग्रैब फोटो, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, वो लेफ्ट साइड में चला गया, ठीक है जी। आपकी लेफ्ट साइड में एल्बम्स के अंदर वो गया। एल्बम्स में समझाता हूँ क्या चीज़ होती है। अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको पावर एल्बम्स और स्टिल एल्बम्स के बारे में बहुत डिटेल से समझाऊंगा, तो डेफिनेटली चेक करना है आपने। अब मैं चाहता हूँ कि इस कलर ग्रेड को मान लो मुझे इस फुटेज पे अप्लाई करना है, तो राइट क्लिक और यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने, कलर ग्रेड लग गया। हालांकि अभी वाइट बैलेंस ऑफ है, बहुत सारी चीज़ें ऑफ है, अजीब सा लग रहा है आपको, लेकिन वो चीज़ें हम करेक्ट करेंगे। बट अभी फ़िलहाल आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक फुटेज में जाके शुरू से कलर ग्रेड स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। एक प्रोजेक्ट में पता नहीं 10 दिन लग जाएंगे हम लोगों को। तो यहाँ पे ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि राइट क्लिक, ग्रैब स्टिल को फिर कहीं पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपको लगता है यार कलर ग्रेड में मज़ा नहीं आया, आप रीसेट कर सकते हैं। खाली स्क्रीन पे राइट क्लिक, रीसेट ऑल ग्रेड, डन। तो गैलरीज में मतलब आपकी एल्बम्स होती है। एल्बम्स को और डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं भाई लट्स की, कि लट्स का भी आपका पैनल है। यहाँ पे बहुत सारी लट्स यहाँ पर मौजूद है। लट्स क्या होती है? लट्स कुछ नहीं है, लट्स एक बना बनाया कलर ग्रेड होता है। पहले से कोई कलर ग्रेड आपके लिए, मान लीजिए मैंने कोई कलर ग्रेड आपके लिए तैयार किया और आपको दे दिया कि भाई आप इस लट को जाके यूज़ करो। हालांकि आज की डेट में लट का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पेचीदा टॉपिक है। तो डेफिनेटली मैं कभी फ्यूचर में ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि सही तरीके से लट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। लट का इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपने फुटेज को बर्बाद कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आई टीच यू। इसके बाद मीडिया पूल कुछ नहीं है, सेम जो एडिट टैब के अंदर जो मीडिया पूल आता है हमारा लेफ्ट साइड में, वही मीडिया पूल कलर के अंदर भी दिखाई देता है। आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अगला टैब आता है जी क्लिप्स का। नीचे जो यहाँ पर आपको क्लिप्स दिखाई दे रही है लेफ्ट टू राइट, जो कि ऑब्वियसली आपकी एडिटिंग टाइमलाइन के ऊपर है। आपकी एडिटिंग टाइमलाइन के ऊपर जितनी भी क्लिप्स हैं वो सारी की सारी क्लिप्स आपको यहाँ पर सीक्वेंस में दिखाई देती है, मतलब लेफ़्ट टू राइट दिखाई देती हैं। लेफ़्ट में वो फुटेज जो एडिटिंग में सबसे पहले है और एडिटिंग में जो सबसे लास्ट में वो सबसे लास्ट में, मतलब सीक्वेंस में। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं, हाइड और शो करना चाहते हैं, तो क्लिप पे क्लिक करें, हाइड और शो। ऐसा क्यों करोगे आप? ऐसा इसलिए करोगे, मान लो अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपके पास स्पेस बहुत कम है, आप चाहते हो यार ये मुझे नहीं देखना इस चीज़ को, कलर ग्रेडिंग करते हो मुझे बंद कर देना है इस चीज़ को, बाद में ऑन कर दूंगा, तो आप इसको क्लिक करके हाइड कर दीजिए, आपको थोड़ा और स्पेस मिलेगा। बाद में आप जब चाहें तो आप इसको ऑन करके दूसरी क्लिप पे मूव कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है आपका, ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट, जो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो आपको दिखा रहा है क्विक एक्सपोर्ट,
एक्सपोर्ट ये अलग वीडियो में बनाऊंगा, एक्सपोर्ट का, हाउ टू रेंडर योर वीडियोस। टाइमलाइन ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके क्लिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप चाहते हो या मुझे टाइमलाइन भी देखना है। कई बार ये हो सकता है कि आपकी एक क्लिप के ऊपर दूसरी क्लिप हो, कई बार ऐसा होता है कंपोजिट करने के लिए। तो ऊपर वाली क्लिप और नीचे वाली क्लिप का आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा क्लिप कहाँ पर है, तो आप क्या करें, टाइमलाइन पे क्लिक करें। इससे आपको ये दिखा देगा कि यहाँ पर देखिए 2 क्लिप्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। आप इसको अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे वाला क्लिप सिलेक्ट, ऊपर वाला क्लिप सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे काम आता है आपके टाइमलाइन। इसके बाद नोड्स, भाई जो नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, या मुझे भी होती थी एक टाइम, तो ये नोड्स को शो हाइड करना है। हाइड क्लिक करके शो करिए, इफ़ेक्ट्स शो हाइड, वेरी सिंपल। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई लाइट बॉक्स। ये दोस्तों ये मैजिक है भाई, ये मैजिक है। लाइट बॉक्स को अभी बहुत कम लोग समझते हैं और जानते हैं, लेकिन ये सीक्रेट है एक्चुअल में। सबसे बड़ी जो समस्या हमें आती है आज की डेट में वो है कि कलर ग्रेडिंग हम मैच ही नहीं कर पाते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में एक क्लिप का कलर ग्रेड कुछ और होता है, अगली क्लिप का कलर ग्रेड कुछ और ही होता है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कोई नीला है कोई पीला है। और बाद में जाके आप जब चेक करते हो अपने फुटेज को तो आप देखते हो कि कंसिस्टेंसी आपके कलर ग्रेड में नहीं है। और अगर आपके ग्रेडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप वो वाइब और मूड जो क्रिएट करना चाह रहे हो वो कभी भी नहीं कर पाओगे। तो लाइट बॉक्स भाई ये सीक्रेट है। और मैं एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग का एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, वहाँ पे मैं आपको लाइट बॉक्स दिखाऊंगा। या फिर अगला वीडियो मैं जो बनाऊंगा वो पूरे प्रोजेक्ट को कैसे कलर ग्रेड किया जाता है, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं कैसे कलर ग्रेड करूँगा। क्योंकि एक क्लिप तो आपको कोई भी दिखा देता है कि एक क्लिप को कैसे कलर ग्रेड करना है, लेकिन एक पूरे प्रोजेक्ट को कैसे कलर ग्रेड करना है। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट में डार्क फुटेज होगा, कुछ प्रोजेक्ट में ब्राइट फुटेज होगा, कुछ प्रोजेक्ट में वाइट बैलेंस कुछ होगा, येलो होगा या बहुत ऑरेंज होगा, वार्म होगा। तो आप कैसे एक पूरे प्रोजेक्ट को कलर ग्रेड करते हो वो मैं आपको अगले वीडियो में डेफिनेटली दिखाऊंगा, ज़रूर उसको आप देखिएगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो। तो वहाँ पर मैं लाइट बॉक्स में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि लाइट बॉक्स का क्या रोल होता है, राइट। अब समझते हैं कलर करेक्शन कि भाई आखिर कलर करेक्शन क्या होती है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था एक्सपोजर, वाइट बैलेंस और कॉन्ट्रास्ट के ट्रायंगल के बारे में। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि डाविंसी रिजॉल्व में एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस आप कहाँ से कंट्रोल करोगे, कहाँ से चेंज करोगे। डाविंसी में एक्सपोजर, वाइट बैलेंस को चेंज करने का एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा तरीके हैं, बट सबसे बढ़िया तरीका क्या है आपको मैं समझाता हूँ। मेरा ये मानना है कि कलर ग्रेडिंग से पहले आपको कलर करेक्शन करना है। यानी कि अगर आपका फुटेज बहुत ज़्यादा ब्राइट है, डार्क है, वाइट बैलेंस ऑफ है, कॉन्ट्रास्ट ठीक नहीं है, तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि उसको आपने एक सही स्टेट पे लेके आना है। सही स्टेट का मतलब है हमारी आंखें जो नेचुरली देखती है, कभी आपने हमारी आंखों को देखा है आपने लॉग फुटेज, हमारी आंखें क्या दिखाती है, लॉग फुटेज तो नहीं दिखाती ना। हमारी आंखें हमें वो सीन दिखाती है जिसमें सैचुरेशन बिल्कुल परफेक्ट पिन पॉइंट, कॉन्ट्रास्ट पिन पॉइंट, एक्सपोजर पिन पॉइंट, हर चीज़ पिन पॉइंट होती है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से बड़े हुए भाई इन आंखों के साथ, इन विजुअल्स को देखते हुए हमें आदत पड़ चुकी है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले अपने फुटेज को कलर करेक्ट करो, उस लेवल तक लेके आओ कि हमारी आंखें उसको सही तरीके से देख पाए, देखने में अच्छा लगे, उसके बाद जाके कलर ग्रेड करो, राइट। कलर करेक्शन में आपको मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें समझाता हूँ भाई। कलर करेक्शन में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट एंड वाइट बैलेंस, ट्रायंगल ऑफ कलर करेक्शन, राइट। अगर आपने इस ट्रायंगल को दोस्तों समझ लिया ना, आप मेरे हिसाब से कलर ग्रेडिंग को 70 to 80% आप आराम से समझ जाओगे, या यूँ कहें कलर करेक्शन को। तो इसके साथ एक और छोटी सी चीज़ आती है, वो है सैचुरेशन। बट सैचुरेशन हमेशा मैं इन ट्रायंगल के बीच में रखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपने अपने फुटेज को एक्सपोज सही तरीके से कर लिया, कॉन्ट्रास्ट ठीक ठाक दे दिया और ठीक ठाक आपने वाइट बैलेंस दे दिया, तो सैचुरेशन ऑटोमेटिकली आपकी सही प्लेस पे आ जाती है। बट अगर नहीं आती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सैचुरेशन कैसे आप मैनेज करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई हमारे फुटेज में ये एक्सपोजर ट्रायंगल क्या चीज़ है, और डाविंसी रिजॉल्व में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने फुटेज को कलर करेक्ट करेंगे, राइट। कलर करेक्शन में देखिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको समझाई वो समझाई कि अपने फुटेज को आप सबसे पहले डाविंसी वाइट गैमेट में डालो। क्यों? क्योंकि डाविंसी वाइट गैमेट मैंने आपको समझाया कि उसका कलर स्पेस बड़ा है। तो वही बात आ गई, 10 लीटर की बकेट को 15 लीटर के अंदर पहले डालना है, ताकि भाई आराम से आप उसके साथ खेल सको, छलका सको, पानी ना गिरे, आपका कलर ना इधर उधर बिखरे। पहले करते कन्वर्जन अपना, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, हमारा एक नोड यहाँ पर है, ठीक है। नोड स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में कि नोड स्ट्रक्चर जो लेफ्ट टू राइट बनता है, वो डरना नहीं है इन चीज़ों से आपने, ये बहुत ईजी चीज़ है। आप ये समझे कि जो स्लाइडर हम मूव करते हैं लाइट रूम में या प्रीमियर प्रो में एक्सपोजर का, या एक नोड को आप एक स्लाइडर की तरह मान के चलें, सिंपल।
अब आपका सवाल होगा कि भाई क्या हमें बहुत सारे नोड्स क्रिएट करने होते हैं? ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंट्रोल मिलता है आपको। मैं अभी बताता हूँ कि किस तरह का कंट्रोल मिलता है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इस नोड का एक डुप्लीकेट कॉपी और क्रिएट करता हूँ। या तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर दूँ, या फिर एक और ऑल्ट एस प्रेस करके सीरियल नोड क्रिएट करूँ। तो राइट क्लिक करके नोड के ऊपर आप चाहें ऐड नोड पे जाएं, ऐड नोड पे क्लिक करने के बाद आप सीरियल नोड डाल दें। ठीक है जी, सीरियल नोड, या शॉर्टकट है ऑल्ट एस, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे ऑल्ट एस प्रेस करें, 2 नोड्स क्रिएट करें। 2 नोड्स का भी मैं मतलब समझाता हूँ आपको। देखिए, पहला नोड आपका क्या है, नोड को लेबल करें। लेबल का शॉर्टकट जो मैंने शॉर्टकट की से डाला है उसे मैं कहता हूँ इनपुट। ठीक है जी, या इसको बोल सकते हैं आप IDT ODT कुछ भी कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और दूसरा जो लास्ट वाला नोड है उसे हम कहते हैं आउट का मतलब हो गया आउटपुट। ठीक है जी। अच्छा, लेबल मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, आप राइट क्लिक करके चेंज लेबल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप चेंज लेबल पे नोड लेबल भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट N प्रेस करा वो भी कर सकते हैं। अब मेरा काम क्या है, मेरा सबसे पहला काम है कि मेरी इस फुटेज को, जो कि सोनी की S-Log फुटेज है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है डाविंसी वाइड गैमेट के अंदर। ठीक है जी, मैं कैसे करूँगा, शिफ्ट स्पेस कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। शिफ्ट स्पेस आप नहीं दबाना चाहते हैं तो यही कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स के अंदर जाएँ, सर्च करें, यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए सर्च, और यहाँ पे टाइप कीजिए कलर स्पेस। देखिए, यहाँ पे आपके सामने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म आ चुका है। आप इसको फेवरेट भी कर सकते हैं। कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म के ठीक बगल में लास्ट में आ रहा है स्टार का आइकन, उस पर क्लिक करेंगे आपका फेवरेट हो जाएगा। और इसको खींच के इस तरह से आप आउट के ऊपर डाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट नोड में जाके सबसे पहले मैं ये बताऊँगा भाई अपने सॉफ्टवेयर को कि मेरा ये किस कैमरा से मेरा ये फुटेज निकाला गया है, किस कैमरा से ये शूट हुआ है। तो इनपुट कलर स्पेस मेरे से पूछ रहा है कि भाई इनपुट का मतलब है कि भाई ये फुटेज कहाँ से आया, किस कैमरा से आया है। तो मैं बोलूँगा भाई ये कलर स्पेस सोनी से आया है, और इस कलर स्पेस का नाम है सोनी SGAMET 3.Cine, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैमरा सेटिंग्स के अंदर ये मैंने चूज़ किया है। अगर आपने कुछ और चूज़ किया है तो आप वो डालें, बट मैंने ये चूज़ किया तो मैं ये डालूंगा। इनपुट गैमा क्या है भाई आपका, इनपुट गैमा का मतलब अगेन मैंने आपको समझाया था कि एक वीडियो लाइट और कलर से बनता है। तो लाइट का मतलब हो गया आपका गैमा, कलर का मतलब आपका हो गया इनपुट कलर का मतलब कलर। तो SGAMET 3.Cine आपका कलर है, और गैमा आपका जो है वो S-Log 3 है। अच्छा, आपको अगर फटाफट सर्च करना है, स्क्रॉल नहीं करना है, आप टाइप करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, टाइप करें S जैसे ही आप टाइप करोगे आपको S पे डायरेक्ट ले जाएगा, और S-Log 3। इस तरह से आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। आउटपुट कलर स्पेस वो बोल रहा है कि भाई ठीक है, मुझे इनपुट का पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि आप किस कैमरा से इसको खींच के आए हो, कैप्चर करके आओ, आप किस चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो इसको। तो मैं बोलूँगा भाई मुझे इसको कन्वर्ट करना है डाविंसी के वाइड गैमेट में। तो मैं आउटपुट कलर के ऊपर सिलेक्ट करके D प्रेस करूँगा, D डाविंसी वाइड गैमेट आ गया। फिर यहाँ पे गैमा पे क्लिक करके D इंटरमीडिएट। अब मेरा फुटेज इस वक्त कन्वर्ट हो चुका है सोनी से डाविंसी वाइड गैमेट में। 10 लीटर की बकेट से 15 लीटर की बकेट में मेरा कन्वर्ट हो चुका है। और इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इससे मुझे बेनिफिट ये मिल रहा है कि इसके बाद जो भी मैं काम करूँगा वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से मैं कर सकता हूँ। अब आउटपुट नोड में मैं क्या करने वाला हूँ, आउटपुट नोड में बिल्कुल ऑपोजिट करने वाला हूँ। देखिए, अभी मैं इसको कन्वर्ट करके डाविंसी वाइड गैमेट और इंटरमीडिएट पे काम कर रहा हूँ, राइट। मैं जो भी काम करूँगा, मान लीजिए इनपुट के बाद मैंने एक और नोड क्रिएट किया, यहाँ पे मैं इसको लेबल करके एक्सपोजर डाल देता हूँ। इसके बाद एक और नोड क्रिएट किया, इसका नाम मैं डाल देता हूँ वाइट बैलेंस WB। इसके बाद एक और नोड क्रिएट किया, इसका नाम मैंने डाल दिया कॉन्ट्रास्ट। अब जितना भी काम मेरा चल रहा है वो चल रहा है डाविंसी वाइड गैमेट के ऊपर, क्योंकि मैं डाविंसी वाइड गैमेट के बाद काम कर रहा हूँ। आखिरी नोड में मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक 7 और 9 में। अब आपका सवाल होगा कि भाई इसको रेक 7 और 9 में क्यों कन्वर्ट करना है, डाविंसी वाइड गैमेट में क्यों नहीं हम रख सकते हैं। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि फाइनल डिलीवरी जो हम करते हैं, हमारी जो वीडियो है वो कहाँ पे देखी जाएगी, टीवी पे देखी जाएगी, मोबाइल स्क्रीन्स पे देखी जाएगी, राइट। और जितनी भी ये स्क्रीन्स होती है, मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, ये सारी स्क्रीन जो होती है वो रेक 7 और 9 स्क्रीन्स होती है। उनका जो कलर स्पेस होता है वो रेक 7 और 9 ही होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। तो अगर मैं ये वाला फुटेज डाल के उन स्क्रीन पे डाल दूंगा तो वो अजीब सा फेडेड सा फुटेज हमें दिखाई देगा, जो क्लाइंट अप्रिशिएट नहीं करेगा। क्लाइंट को मतलब है फाइनल कलर से, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो डाविंसी वाइड गैमेट में डालने का पर्पस था वो था सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलर्स को पुश कर सकें, पुल कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली जब फाइनल हम आउटपुट डालेंगे तो वो हमें रेक 7 और 9 में ही करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट कलर स्पेस। अब कैमरा क्या है, अब कैमरा है डाविंसी वाइड गैमेट, क्योंकि अभी तक हम डाविंसी पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इनपुट नोड पे मैं जाऊँ, आप चेक करिए कि मेरा आउटपुट डाविंसी है ना,
तो मैंने सोनी से डाविंसी में आया, अब आउटपुट में मुझे डाविंसी से रेक्स 709 कैमरा में जाना। तो आप यूँ समझिए कि कैमरा वन टॉप में वो होता है, पहला कैमरा जहाँ से शूट करके आए, दूसरा कैमरा जिस पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, तीसरा कैमरा जिस पे आप फाइनल कन्वर्जन कर रहे हो। तो तीसरा कैमरा आपका होगा क्या, डाविंसी इंटरमीडिएट पहले सिलेक्ट करते हैं, रेक्स 709 इज द जो फाइनल कैमरा एंड गैमा इसका होता है गैमा 2.4। अच्छा, अब 2.4 ही क्यों सिलेक्ट किया है मैंने, देखिए अगेन दिस इज़ अ वेरी डीप टॉपिक। गैमा 2.4, गैमा 2.2, आपका जो फाइनल वीडियो जो आप गैमा सिलेक्ट करते हो वो जो आपकी स्क्रीन लेट्स सपोज सोशल मीडिया पे जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर गैमा वैल्यू होती है, कितना ब्राइट और कितना डार्क। कई बार क्या होता है कि अगर हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे गैमा कुछ और डाला है और हमारा फुटेज लेट से थोड़ा ब्राइट आ जाता है, वही ब्राइट फुटेज अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चेक करोगे तो वो हो सकता है इंस्टाग्राम उसको डार्क कर दे थोड़ा सा, या यूट्यूब उसको थोड़ा डार्क कर दे या ब्राइट कर दे, वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। तो जनरली गामा 2.4 एक ऐसी वैल्यू है जो बैलेंस होती है कि अगर आप इंस्टा, यूट्यूब, टीवीज हर जगह आपकी वो चल सकती है। वैसे जनरली गामा 2.2 इज़ द वैल्यू फॉर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, स्पेशली यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। लेकिन क्योंकि वीडियो को हम सिर्फ भाई हो सकता है हम वीडियो को यूट्यूब पे भी देखें, हो सकता है हम वीडियो को टीवी पे भी देखें, हमारा क्लाइंट तो टीवी पे भी देख सकता है, तो वहाँ पे फिर क्या करोगे आप, फिर उस कंडीशन में गामा 2.4 इज़ द बैलेंस। बैलेंस है, स्वीट स्पॉट है कि आपको जहाँ मर्जी देख लो आपको मोटा मोटा एक्सपोजर जो लाइट है वो ठीक ठाक मिलेगी। अब हमारा फुटेज हो चुका है फाइनली कन्वर्ट, ठीक है जी। अब आपने बिफोर आफ्टर अगर चेक करना है, बिफोर आफ्टर कहाँ से चेक करते हैं, देखिए ये जो आइकन आ रहा है यहाँ पे ऊपर येलो कलर का आइकन छोटा सा, इस कलर पे जब आप क्लिक करेंगे आपका बिफोर आफ्टर। शॉर्टकट क्या है, नीचे जो एंटर के ऊपर वाली की है वो शॉर्टकट मैंने डाला है बिफोर आफ्टर, तो बीच बीच में आप बिफोर आफ्टर चेक कर सकते हैं। ग्लोबल, ये पूरे के पूरे कलर ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर नोड को चेक करना है कि उसने क्या इफेक्ट डाला है, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करें नोड को, कंट्रोल डी जब टाइप करेंगे तो वही नोड डिसेबल होगा। डिसेबल एनेबल, डिसेबल एनेबल, राइट। कंट्रोल डी एक नोड के लिए, और ये जो पीला कलर का ऊपर आइकन आ रहा है या शॉर्टकट आपने जो भी असाइन करा है वो ग्लोबल है पूरे सारे नोड्स के लिए, राइट। नाउ अब चलते हैं हम थोड़ा सा भाई एक्सपोजर की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि भाई आखिरकार ये एक्सपोजर क्या चीज़ है, ये एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आपकी कैमरा ने फुटेज को बहुत ज़्यादा ब्राइट कैप्चर किया है तो आप उसको थोड़ा डार्क करोगे, अगर बहुत ज़्यादा डार्क किया है तो आप उसको थोड़ा ब्राइट करोगे, लेकिन किस वैल्यू पे करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कई बार एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए आप एक ऐसे मॉनिटर पे काम कर रहे हैं, आपका सामने एक मॉनिटर है, आप अपने मॉनिटर पे देख के तो सब कुछ कर रहे हो ना। अब आपका मॉनिटर आपको सही चीज़ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि मॉनिटर अगर आपका कैलिब्रेटेड नहीं है, या फिर आपके स्टूडियो में बहुत ज़्यादा लाइट है और वो लाइट आपके मॉनिटर पर पड़ रही है, उससे क्या हो रहा है, मॉनिटर आपको सही एक्सपोजर नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप स्कोप्स को भी चेक करें। देखिए वैसे जनरली लोग अपने मॉनिटर्स को कलर कैलिब्रेट करते हैं, डिवाइस आते हैं, स्पाइडर कैम टाइप के डिवाइस आते हैं जो स्पेशली कलर कैलिब्रेशन के लिए काम आते हैं। कोई भी मॉनिटर जब आप खरीदते हो उस मॉनिटर को सबसे पहले आप कलर कैलिब्रेट करते हो कलर ग्रेडिंग के लिए, कि आपको जो भी चीज़ वो दिखाए, जब भी आप वो किसी वीडियो को कहीं और देखो एक्सपोर्ट करने के बाद मोबाइल पे, टीवी पे, वो जो कलर ग्रेड आपने मॉनिटर पे देखा है वही कलर ग्रेड आपको वहाँ पर भी दिखाए। अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है, वहाँ पे कुछ और ही दिखा रहा है। तो ज़रूरी है कि कलर कैलिब्रेशन अपने मॉनिटर की आप करें। अगर आप कैलिब्रेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज डिवाइस थोड़ा कॉस्टली है, तो आप स्कोप्स का इस्तेमाल करें। स्कोप्स को देख के जनरली थोड़े लोग डर जाते हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे समझाऊंगा, स्कोप्स को बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सो दैट आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोप्स को समझ पाएँ। अच्छा, एक्सपोजर में मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपोजर में सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरा फुटेज मुझे किस तरह से दिखाई दे रहा है। फील करना है, फील इट। फील करने से मुझे पता चल रहा है कि ठीक है यार, मुझे लगता है कि राइट साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस है, हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है, बट ठीक है और चलेगा। ओवरऑल फुटेज का एक्सपोजर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे बस एक ही प्रॉब्लम लग रही है इस फुटेज में कि थोड़ा सा जो ये राइट साइड है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लेफ्ट साइड भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, नीचे वाला जो पार्ट है बॉटम वाला वो थोड़ा ब्राइट है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन, इसे कहते हैं विजन। कि अपने कलर ग्रेड में आप अगर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो समझ लीजिए आपको ये पता लग जाता है कि आपने करना क्या है। क्योंकि ये नहीं है ना कि भाई अंधेरे में तीर मार रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो, आपको ये तो पता हो कि आखिर आप अचीव क्या करना चाहते हो। तो पहले आप फील करो, फुटेज को देखो, आप देखो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद आप उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने में लग जाओ। ठीक है, उसे कहते हैं कलर करेक्शन, प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना।
तो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है वो ये है, वो बाद में करेक्ट करूँगा मैं, उसे कहते हैं सिलेक्टिव कलर करेक्शन, क्योंकि मुझे अलग से इन एरियाज़ को अलग से टारगेट करना है। बट अभी ग्लोबल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है भाई एक्सपोजर इज़ प्रिटी गुड, मेरे को कुछ नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रास्ट पहले डाल देता हूँ। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अपने फुटेज में पहले आप कॉन्ट्रास्ट डालें, कॉन्ट्रास्ट पहले डालें, एक्सपोजर बाद में करें। कॉन्ट्रास्ट जब आप डालोगे ना, आपका कॉन्ट्रास्ट भी कहीं कुछ हद तक एक्सपोजर को थोड़ा बहुत छेड़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है। तो आप जब कॉन्ट्रास्ट एक बार डालेंगे तो एक्सपोजर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। कॉन्ट्रास्ट का बड़ा सिंपल है जी। कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आप चेक करें प्राइमरी व्हील्स, ये जो व्हील्स आ रहे हैं कलर व्हील्स और HDR ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा एडवांस टूल है। कुछ चीज़ें हम करेंगे, कुछ चीज़ें हम एडवांस्ड ट्यूटोरियल में करेंगे, जहाँ पे मैं थोड़ा HDR को और डिटेल में समझाऊंगा। तीसरे नंबर का टूल RGB मिक्सर, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, बट कलर ग्रेडिंग में कई बार यूज़ आता है, या वाइट बैलेंस को करेक्ट करने में यूज़ आता है। सबसे लास्ट टूल आपका है वो है नॉइस रिडक्शन। नॉइस को अगर रिमूव करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हो, एडवांस टॉपिक है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे आप नॉइस रिडक्शन को रिमूव करते हैं अपने फुटेजेस में, राइट। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं भाई प्राइमरी कलर व्हील्स के ऊपर जाके, कलर व्हील्स में कि आखिर यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट कैसे पुश करेंगे अपने फुटेज में। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, टिंट, कॉन्ट्रास्ट, आप कॉन्ट्रास्ट में जाइए। सबसे पहले आप कॉन्ट्रास्ट को पुश कीजिए, पुश करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, फील करिए कॉन्ट्रास्ट पुश करने से क्या हो रहा है, क्या होता है आपके फुटेज में, क्या होता है। आप इसको बिल्कुल पूरा उठा दीजिए, आप देखो क्या हो रहा है। डरना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा यार इतना पुश करो उतना पुश करो, जस्ट पुश इट, और ज़्यादा पुश, और एक ऐसे पॉइंट तक आपने पुश करना है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार अब इमेज थोड़ी सी मेरी ना वो शेडो डिटेल खत्म हो रही है। आप देखिए जैसे जैसे मैं कॉन्ट्रास्ट पुश कर रहा हूँ, बालों के नीचे की शेडो डिटेल खत्म हो रही है, ये देखिए, ये देखिए, जितना मैं पुश कर रहा हूँ शेडो डिटेल खत्म हो रही है। तो अगर शेडो डिटेल खत्म हो जाएगी तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ शूटिंग लॉग। लॉग हमने इसीलिए शूट किया था ना कि भाई हमें प्रॉपर डायनेमिक रेंज मिले, शेडो की शेडो डिटेल दिखाई दे, मिड टोन हमें प्यारा सा दिखाई दे, हाईलाइट हमारी ख़त्म ना हो। अब यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो अगर जितना कॉन्ट्रास्ट में पुश कर रहा हूँ उतना शेडो खत्म हो रही है, हाईलाइट तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये देखिए यहाँ पे चीक्स एकदम से ख़त्म, डिटेल ही नहीं है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं इतना यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पुश करूँगा। अच्छा, किसी भी वैल्यू को रीसेट करना है, डबल क्लिक करें टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक, रीसेट। मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रास्ट पुश करूँगा। कितना करूँगा भाई, इतना करूँगा कि मेरी डिटेल ख़त्म ना हो। आई थिंक यहाँ तक मुझे ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन आपको एक बहुत ब्यूटीफुल टिप मैं यहाँ पे देता हूँ, डाविंसी वाइड गैमेट। अभी हम काम कर रहे हैं डाविंसी वाइड गैमेट में। देखिए हम आउटपुट से पहले काम कर रहे हैं और इनपुट्स के बाद काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं इस वक्त डाविंसी वाइड गैमेट के अंदर। डाविंसी वाइड गैमेट के अंदर जो पिवट की वैल्यू होती है, पिवट क्या करता है, ये एडवांस टॉपिक है गाइस, दिस इज़ वेरी एडवांस। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि डाविंसी वाइड गैमेट में जो पिवट की वैल्यू होती है वो होती है 0.336, मोटा मोटा 335 337 भी हो सकती है, मोटा मोटा 336 आप डालें। अब आप कॉन्ट्रास्ट को पुश करें, इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू पुश करते जाएंगे, ये देखिए मैंने कॉन्ट्रास्ट को पुश किया। अब पिवट को भी एक बार पुश करते हैं हम, कि पिवट को मैं पुश कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। राइट में अगर मैं पिवट को पुश करता हूँ तो शेडो मेरी क्रश हो रही है, और लेफ्ट में शेडो कम क्रश हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब डबल क्लिक में करता हूँ तो 435 पे है वो, हमें शेडोज़ को ज़्यादा क्रश नहीं करना है। तो इसको 0.336 पे जब मैं डालूंगा, अब अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को पुश करूंगा तो देखिए मेरी बहुत जल्दी मेरी इमेज जो है ना बैलेंस में आ जाती है। देखिए बहुत जल्दी, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट को मेरे को पुश नहीं करना है। अब यहाँ पे चेक करिए आप, कॉन्ट्रास्ट मेरी इमेज में ठीक ठाक है। अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे, लेकिन आपको एक बार में ही हर चीज़ को अचीव नहीं करना है। मोटा मोटा चीज़ों को अचीव करिए, धीरे धीरे एडजस्ट करिए, कलर ग्रेडिंग में थोड़े आगे बढ़ जाइए, फिर वापस आइए, फिर दोबारा से चीज़ों को एडजस्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कोई चीज़ को एडजस्ट कर दिए तो वापस जाके आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, आपको आगे जाके वापस आके कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। यही कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग है, राइट। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया आपका कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर से, जो कि बहुत ईजी बात है कि 0.336 डाल के आप कॉन्ट्रास्ट पुश करिए और मोटा मोटा अपनी शेडो डिटेल को चेक करते जाइए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे से क्या हुई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे से दोस्तों ये हुई कि मैंने जो ये कॉन्ट्रास्ट पुश किया ये इनपुट नोड पे किया, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अल्टीमेटली हमें काम तो इनपुट के बाद करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपने जो भी चेंजेस यहाँ पर करे हैं वो चेंजेस को रीसेट करें। अच्छा, रीसेट कैसे करते हैं, ये जो आइकन यहाँ पे आ रहा है ऊपर सबसे टॉप में राइट साइड में, इससे हम जितनी भी सेटिंग्स हमने चेंज करी है इस टैब में, लेफ्ट वाले टैब में, प्राइमरी वाले कलर फील्ड में, आपकी सारी सेटिंग रीसेट हो जाएगी। आप चाहते हो कि एक सेटिंग को रीसेट करना है तो हर एक टैब के ऊपर, ऑफसेट के ऊपर रीसेट, हर एक के ऊपर रीसेट का ऑप्शन है।
और कहीं पे नहीं है तो डबल क्लिक कर दीजिए। तो हमें ये काम कहाँ पे करना है, ये काम हमें करना है कॉन्ट्रास्ट नोड के ऊपर। कॉन्ट्रास्ट नोड के ऊपर जाइए, एक बार इसको वापस से रीसेट करिए, पिवट की वैल्यू को 0.336 और कॉन्ट्रास्ट को पुश करिए। डन। आई थिंक मेरे लिए इतना कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट पुश करता हूँ तो हाईलाइट की डिटेल मेरी खत्म होती है। अब देखिए, अब मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ एक्सपोजर को समझने के लिए। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा ओवर है, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद मुझे वो चीज़ समझ में आई। अब मैं क्या करूँगा, एक्सपोजर नोड में जाऊँगा। इट्स इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट नोड के ऊपर भी ये सारा काम कर सकते थे, लेकिन कंट्रोल आप बाद में जाके कुछ भी चेंज करना चाहते हैं नोड टू नोड आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक ही नोड पे सब कुछ चिपका दोगे तो भाई खिचड़ी पक जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ पे क्या चेंज किए। कुछ भी अगर बाद में जाके आपने चेंज करना है, दिक्कत हो जाएगी आपको। एक्सपोजर नोड में वापस आइए, एक्सपोजर को कम करिए। अच्छा, एक्सपोजर कम करने के भी बहुत सारे तरीके हैं डाविंसी रिजॉल्व में। तो ये बहुत प्यारी बात है डाविंसी की, प्यारी भी कहूँ और ख़तरनाक भी कहूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कई बार कन्फ्यूजन का डर भी होता है। बट आपको मैं सिर्फ 2 तरीके बताऊँगा। पहला तरीका, ऑफसेट के अंदर जाके, ये जो ऑफसेट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एक्सपोजर व्हील। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रीमियर प्रो के अंदर एक्सपोजर का जो स्लाइडर आता है वो ये स्लाइडर है। नीचे जो ये व्हील बन के आ रहा है, ये नीचे वाला व्हील, इस व्हील को आप क्या करें, माउस से स्क्रॉल करें लेफ्ट में, राइट। तो आप जैसे जैसे व्हील को स्क्रॉल व्हील को आप माउस को लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, आप देखिए आपकी वेव फॉर्म राइट साइड में वेक्टर स्कोप, ये स्कोप्स आपके देखिए, स्कोप आपका नीचे की तरफ आ रहा है। स्कोप्स आपको समझाऊंगा अभी मैं। इससे आप एक्सपोजर को कम या ज़्यादा करते हैं, राइट। रीसेट करना है, ऊपर से रीसेट करिए। लेकिन ये तरीका पुराना है। अभी जो लेटेस्ट तरीका डाविंसी में एक्सपोजर को एडजस्ट करने का है वो है HDR व्हील में जाके, जो HDR वाला टैब है उसके अंदर आप जाइए, ग्लोबल यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक ग्लोबल है, प्राइमरी के अंदर भी एक ग्लोबल है, HDR के अंदर भी एक ग्लोबल है। इस ग्लोबल के नीचे जो एक्सपोजर बन के आ रहा है भाई, 2 ऑप्शन आ रहा है एक्सपोजर, राइट साइड में सैचुरेशन। इस एक्सपोजर की वैल्यू को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो टेक्स्ट की वैल्यू आ रही है 0.00, इसके ऊपर माउस को ले जाना है और फिर ड्रैग करना है नीचे की तरफ, आपको कंट्रोल अच्छा मिलेगा। अब आप चेक करिए कितने प्यारे तरीके से एक्सपोजर मेरा चेंज हो रहा है, ये देखिए कितने प्यारे तरीके से हो रहा है। वहीं पे अगर मैं ये प्राइमरी व्हील में जाके ऑफसेट से करूं तो मुझे वो कंट्रोल नहीं मिल रहा है। ये देखिए वो कंट्रोल नहीं है मेरे पास, या तो मेरी इमेज पूरी पूरी ख़त्म हो रही है, या पूरी की पूरी वो इमेज, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को, वो फाइन ट्यूनिंग मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अगर वही चीज़ मैं ग्लोबल HDR से करूं, बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल मेरे पास है। ये देखिए कितना प्यारा कंट्रोल मेरे पास है। तो मुझे लगता है ओके जी, एक्सपोजर सेट हो गया। एक्सपोजर मतलब लाइट सेट होगी। ओवरऑल मुझे लगता है मेरी सीन में एक्सपोजर ओके है, कॉन्ट्रास्ट ओके है। वाइट बैलेंस, अब बात करते हैं वाइट बैलेंस की। तो वाइट बैलेंस को समझने से पहले आपको ये समझना है कि आखिरकार वाइट बैलेंस चीज़ क्या है, इसमें हमें करना क्या होता है। मान लीजिए आपकी ये इमेज, अभी तो देखिए वाइट बैलेंस बहुत प्यारा है, मतलब स्किन टोन बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका, मान लीजिए ओरिजिनल फुटेज यूँ आप शूट करते, अभी मैंने कुछ नहीं किया, टेम्परेचर को यहाँ से बढ़ा दिया आपको दिखाने के लिए। मान लीजिए आपका कैमरा से आपने फुटेज को शूट किया, आप भूल गए वहाँ पे वाइट बैलेंस को सेट करना, और वहाँ पे आपने वाइट बैलेंस की वैल्यू को सेट कर दिया 6000, बहुत बहुत वार्म कर दिया आपने, और इस तरह से आपकी क्लिप निकल के आई और आपको लगेगा यार ये तो बहुत पीली नज़र आ रही है या ऑरेंज नज़र आ रही है। तो उस कंडीशन में आपको वाइट बैलेंस को एडजस्ट करना होता है डाविंसी से, राइट। हाउ यू डू दैट? देखिए अगेन, ये तो बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ से भी आप कर सकते हो कि आप वाइट बैलेंस में जाइए और यहाँ से आप कर दीजिए टेम्परेचर को ऊपर या नीचे। कोल्ड करना है तो लेफ्ट में पुश करिए, इससे ब्लू हो जाएगा। तो मतलब अगर ऑरेंज आपका फुटेज है तो ऑरेंज के ऑपोजिट पुश करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, वो बैलेंस में आएगी इमेज। और अगर आपका फुटेज इस तरह का निकल के आया, मतलब आपने शूट ही वैसा किया है, इस तरह का ब्लू फुटेज आपने किया है, कोल्ड फुटेज, तो आप क्या करें, वाइट बैलेंस को राइट में ले जाएं, इससे आपका वाइट बैलेंस अच्छे तरीके से फिक्स होगा, राइट। ये तरीका है पुराना, ये तरीका है ओल्ड। नया तरीका क्या है? नया तरीका है भाई लीनियर गैमा फंक्शनैलिटी, लीनियर गामा। आप क्या करोगे, वाइट बैलेंस के ऊपर राइट क्लिक करोगे, नोड के ऊपर गैमा में जाके इसको लीनियर कर दोगे। अच्छा, ये लीनियर गैमा क्या चीज़ होती है, ये एडवांस टॉपिक है, बिगिनर वीडियो। अगेन अब ये मत सोचिएगा कि भाई हर एक चीज़ आप बता नहीं रहे हो, बिगिनर वीडियो है गाइस। फ्यूचर में वीडियोस आएंगे, वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा इन चीज़ों को मैं। और मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी एडवांस ट्यूटोरियल पड़े हैं, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो, उन वीडियोस में जाके भी आप चीज़ें चेक कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए गैमा को लीनियर करना है। और एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, लूमा मिक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहनी चाहिए। अब आपके सॉफ्टवेयर में हो सकता है ये लूमा मिक्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 100 हो, मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करें, सेटिंग्स के अंदर जाएं,
प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर आप जाएं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जनरल ऑप्शन पे जाएं। जनरल ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सामने आपके पास ऑप्शन आ रहा है लुमिनेंस मिक्सर डिफ़ॉल्ट टू 0। आपके पास ये चेक नहीं होगा, इसको चेक करना है आपने। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई नोड क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली लूमा मैक्स की वैल्यू आपके पास 0 बन के आएगी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डाविंसी में ऐसे बहुत सेटिंग्स है जिनको आपको बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करना होता है। फ्यूचर में डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा इस चीज़ पे मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अभी समझते हैं वाइट बैलेंस को। अच्छा जी, वाइट बैलेंस में गामा को लीनियर कर दिया, लूमा मिक्स को 0 कर दिया। अब यहाँ पर गेन वाला जो यहाँ पर ये टैब आ रहा है, ये गेन क्या होता है मैं ये समझाऊंगा आपको। गेन भी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या मतलब है इनका, लिफ्ट गैमा गेन ऑफसेट ये क्या मतलब होता है इनका। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि गेन वाला जो ये बीच का जो ये आपका छोटा सा डॉट बन के आ रहा है, इसको आपने ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट मूव करके अपने वाइट बैलेंस को सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका वाइट बैलेंस इस तरह से कुछ वॉर्म है, तो आप इस व्हील में जाके वॉर्म के ऑपोजिट पुश अगर करते हैं, वॉर्म आपका किधर है, वॉर्म आपका लेफ्ट साइड पे ऊपर को, इसके ऑपोजिट साइड में अगर आप पुश करते हैं तो देखिए आप बैलेंस कर रहे हैं उस चीज़ को, न्यूट्रल कर रहे हैं, राइट। और अगर आपका फुटेज लेट से बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ब्लू है, जो कि कैमरा से आपने इस तरह से शूट किया है, तो आप क्या करें इस फुटेज को ऑपोजिट टू ब्लू ले जाएं। ब्लू आपका राइट साइड पे, आप लेफ्ट में ले जाएं और इस तरह से आपका बैलेंस होगा वाइट बैलेंस। इससे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल आपको मिलेगा। अच्छा, मैंने गैमा को लीनियर क्यों किया, लूमा मिक्स को 0 क्यों किया, दोस्तों ये बहुत डीप टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू करेक्ट योर वाइट बैलेंस। और एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग का एक वीडियो में लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, गैमा लीनियर और लूमा मिक्स को 0 करके हमें क्या अचीव होता है। आपका दिमाग यहाँ पे चकरा रहा होगा कि आखिर ये लिफ्ट, गैमा, ये गेन, ये क्या चीज़ें हैं भाई, क्योंकि ये नाम हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुने हो। डेफिनेटली जब मैंने डाविंसी स्टार्ट किया था तो मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता था कि भाई ये, क्योंकि हम लोग आए हैं प्रीमियर प्रो से, लाइट रूम से, वहाँ पे चीज़ें बड़ी आसान है। शैडो का मतलब शैडो होता है, हाईलाइट का मतलब हाईलाइट होता है। यहाँ पे ये लिफ्ट, गैमा, गेन से थोड़ा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसको बड़ा सिंपल आपने समझना है, आपने भूल जाना है इस चीज़ को। ये लिफ्ट, गैमा, गेन को आप हमेशा के लिए भूल जाओ, इसके ऊपर वाइट कलर की एक चिप्पी लगा दो ताकि आपको ये दिखाई ना दे भाई। आप बस इतना समझो, सबसे लेफ्ट वाला जो आपका व्हील है उसे कहते हैं शैडो, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। बीच वाला मिड टोन है, ये राइट वाला आपका जो है हाईलाइट है, और सबसे लास्ट वाला आपका एक्सपोजर है, पूरे के पूरे फुटेज का एक्सपोजर। बस सिंपल, शैडो, लिफ्ट हमारा शैडो, गैमा मतलब हमारा मिड टोन, और गेन हमारा हाईलाइट। और ट्रस्ट मी, कलर ग्रेडिंग जब हम डाविंसी रिजॉल्व पे करते हैं तो मैं अपनी अगर बात करूं, मैं कभी भी इन व्हील्स को छेड़ता नहीं हूं बहुत ज़्यादा, मेरा इनका काम नहीं होता है, इनसे मेरे को कुछ खास मतलब नहीं होता है। सिर्फ वाइट बैलेंस के लिए मैं गेन को यूज़ करता हूं, और एक्सपोजर के लिए मैं वैसे भी HDR में जाके अपना काम करता हूँ, मोस्टली काम HDR में जाके मैं करता हूँ। इसके बाद अगर HDR में जाऊँ, HDR के अंदर भी सेम चीज़ है, लेकिन HDR के अंदर थोड़ा सा मामला अलग है। आप चेक करें, यहाँ पे शेडो, लाइट, हाईलाइट, 3 टैब आपको दिखाई दे रहा है। ग्लोबल अलग से दिखाई दे रहा है, तो ग्लोबल तो चलो सिंपल, आपका जो प्राइमरी वाले व्हील में भी ग्लोबल है, वो ऑफसेट है, वो सेम है, ऑफसेट और ग्लोबल सेम है। ग्लोबल मतलब ग्लोबल एक्सपोजर। बट HDR में चीज़ें थोड़ी आसान है समझनी। शेडो मतलब शेडो, लाइट मतलब शेडो से थोड़ा ऊपर, मिड टोन, हाईलाइट हो गई आपकी। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास और यहाँ पर कंट्रोल है, सिर्फ 3 टैब नहीं है, यहाँ पर आपके पास 6 टैब है टोटल। आप अगर ऊपर यहाँ पे क्लिक करें एरो पे, तो आप देखिए राइट साइड में जा सकते हैं, स्पेक्युलर आ चुका है, हाईलाइट के ठीक बगल में स्पेक्युलर आ रहा है। आप चाहें तो लेफ्ट में जाके सबसे लेफ्ट में देखिए आप, शेडो के नीचे डार्क और डार्क के नीचे ब्लैक है। तो ये बहुत एडवांस टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत एडवांस लेवल पे किया जाता है। इन फ्यूचर एज आई सैड एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग वीडियो ज़रूर लाऊंगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं बहुत डिटेल में जाके। फिलहाल के लिए अब हमारा बचता है सैचुरेशन की। मान लीजिए आपके फुटेज में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, फॉर सम रीज़न आपका फुटेज बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, तो इस तरह का कुछ आपका फुटेज दिखाई देता है, बहुत अजीब सा, बहुत ही बेकार सा। आप कितना ही बढ़िया फुटेज आप कैप्चर कर लो, सैचुरेशन अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बैलेंस नहीं आपके सैचुरेशन में, तो आपका फुटेज अच्छा नहीं दिखाई देगा। हाउ डू यू करेक्ट इट? देखिए, टेंडेंसी ये होती है बहुत सारे लोगों की कि सैचुरेशन जो प्राइमरी टैब में जो सैचुरेशन नीचे आ रहा है, इसी से लोग क्या करते हैं, इसी से लोग सैचुरेशन को कम या ज़्यादा करते हैं। क्या ये रिकमेंडेड है? नो, दिस इज़ नॉट द गुड वे। अच्छा तरीका क्या है? बहुत सारे तरीके डाविंसी में, लेकिन आपको सबसे ईजी तरीका मैं सिखाता हूँ, सबसे ईजी और सबसे बेस्ट। आप क्या करें, या तो HDR में जाके एक्सपोजर के ठीक बगल में सैचुरेशन आ रहा है, या तो यहाँ से आप सैचुरेशन को कंट्रोल करिए। अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते हो, थोड़े और बेटर रिजल्ट आप चाहते हो, आप सेकंड नंबर पे कलर डेंसिटी का, कलर स्लाइस का ये टूल आ रहा है ऊपर,
कर्व के ठीक बगल में कलर डेंसिटी का टूल आ रहा है, कलर स्लाइस इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे सैचुरेशन आ रही है बीच में, सैचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से कम या ज़्यादा आप करें, आपको ये बहुत प्यारी सैचुरेशन यहाँ से मिलेगी, बहुत ही कंट्रोल्ड और बहुत ही प्यारी सैचुरेशन। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इस सैचुरेशन में और प्राइमरी वाली सैचुरेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्राइमरी वाली सैचुरेशन में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब हम प्राइमरी टैब में जाके सैचुरेट करते हैं अपने फुटेज को, तो वो ना सैचुरेशन को नहीं छेड़ता है, वो सैचुरेशन के साथ साथ वो लाइट को भी छेड़ता है। बट अपने फुटेज में अगर मुझे सैचुरेशन डालना है तो मैं क्यों चाहूँगा कि वो लाइट को इम्पैक्ट करे? मैं तो सिर्फ सैचुरेशन को इम्पैक्ट करना चाहता हूँ, अपने कलर्स को और ज़्यादा सैचुरेट करना चाहता हूँ, लाइट को मैं नहीं छेड़ना चाहता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप HDR में या फिर कलर स्लाइस के अंदर जब करते हो तो यहाँ पे आपकी लाइट को वो इम्पैक्ट नहीं करता है, सिर्फ सैचुरेशन को इम्पैक्ट करता है। तो ये बात हमने कर ली कलर करेक्शन की। हमारा फुटेज अब आप चेक करें बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बहुत अच्छे तरीके से कलर करेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा मुझे लगता है हल्का सा पिंक है फुटेज, लेकिन आपको जब वाइट बैलेंस सेट करना है, आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि भाई आप अपने फुटेज में, अपने स्किन टोन में किस तरह का वाइब आप डालना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ ये जो पिंक कलर की जो ड्रेस में मॉडल है, वो पिंक का जो टोन है, ओवरऑल वाइब है, वो स्किन टोन पे भी थोड़ा बहुत जाए। इसलिए मैंने इसको वाइट बैलेंस में जाके नेचुरली इसको थोड़ा पिंक में डाला है, मतलब इसको थोड़ा सा पिंक की तरफ हम पुश करते हैं। इस पॉइंट को जितना ज़्यादा आप मूव करोगे, देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगेन रिसेट करना है तो पॉइंट पे डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको पिंक की तरफ मूव करता हूँ। हाँ जी, मेरे पास टोन आ गई है। कलर करेक्शन इज़ ब्यूटीफुली डन। तो दोस्तों, स्कोप्स का नाम सुनते ही हम लोगों का दिमाग हिल जाता है। एक वक्त था जब मैं भी स्कोप्स से बहुत ज़्यादा डरता था और मैं कोशिश करता था कि स्कोप्स को जितना ज़्यादा अवॉइड करूँ उतना बेहतर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स पे काम नहीं करते हैं, अब कैलिब्रेटेड मॉनिटर क्या होते हैं ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स पर काम नहीं करते हैं तो आप जो कलर ग्रेड कर रहे हैं, क्या वो कलर ग्रेड सही है? आपने जो वाइट बैलेंस सेट किया या एक्सपोजर सेट किया, क्या वो आपका मॉनिटर आपको सही तरीके से दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? हो सकता है आपका मॉनिटर आपको सही वाइट बैलेंस ना दिखा रहा हो, आप सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन को देखकर ये जज कर रहे हैं कि हाँ भाई वाइट बैलेंस सही हो गया, लेकिन जैसे ही उस फुटेज को आप किसी और डिवाइस पे ओपन करते हैं, लाइक फ़ोन पे, टीवी पे, या क्लाइंट अपने फ़ोन पे ओपन करता है, तो वहाँ पर वो वाइट बैलेंस बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। इसके लिए ज़रूरी है कि भाई हम स्कोप्स पे रिलाई करें, स्कोप्स को बहुत अच्छे तरीके से समझें, स्कोप्स में एक्सपोजर को किस तरह से रीड किया जाता है, स्कोप्स में वाइट बैलेंस को किस तरह से रीड किया जाता है, क्योंकि आपका मॉनिटर एक टाइम के लिए आपसे झूठ बोल सकता है, लेकिन स्कोप्स कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि स्कोप्स के बेसिक्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है कलर करेक्शन में, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, कलर करेक्शन के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि स्कोप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आप जो भी चेंजेस अपने एक्सपोजर के साथ, वाइट बैलेंस के साथ कर रहे हो, वो चेंजेस सही तरीके से अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्कोप्स आपको बताते हैं, राइट? स्पेशली अगर आपका मॉनिटर कलर कैलिब्रेटेड नहीं है तो देखिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इन स्कोप्स के क्या क्या मतलब होते हैं। आप अगर स्कोप्स पे जाएँ, सबसे पहले तो आप स्कोप्स को डिटैच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फुल स्क्रीन वाले बटन पे क्लिक करें तो आप इस तरीके से स्कोप्स को डिटैच कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और एरो पे जाके अलग अलग टाइप के स्कोप्स आप देख सकते हैं। पैरेड के बाद आप वेव फॉर्म देख सकते हैं, वेव फॉर्म के बाद आप वेक्टर स्कोप देख सकते हैं, हिस्टोग्राम चेक कर सकते हैं, या फिर क्रोमासिटी जो भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि दो कलर स्पेस को किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले पैरेड पे चलते हैं और पैरेड को समझते हैं आखिरकार ये किस तरीके से काम करता है और इसका क्या रोल है और हमें इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए, आप जब भी पैरेड के अंदर जाएं या फिर वेव फॉर्म के अंदर जाएं, ऑलमोस्ट सेम तरीके से ये काम करता है। आपके पास 0 वैल्यू बॉटम में और टॉप में आपके पास 1023 वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, 0 बॉटम का मतलब है डार्क, मतलब शेडो के नीचे वाला पॉइंट जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस स्क्रीन पे अगर मैं बात करूं तो अभी ऐसा कोई ब्लैक पॉइंट फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें बिल्कुल ही माइन्यूट तरीके से देखना तो ये वाला पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट डार्क है जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, 0 के आसपास। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो ऑलमोस्ट शेडो एरिया में है, और शेडो एरिया आपका यहाँ पर आप चेक करें 0 से ऊपर थोड़ा सा वो शेडो एरिया है। 512 के आसपास मिड टोन, 768 से 896 के बीच में हाईलाइट, और 1023 आपका वाइट पॉइंट है, बिल्कुल यहाँ पे डिटेल खत्म है, राइट? कहाँ पे डिटेल खत्म है? फॉर एग्जांपल मुझे लगता है यहाँ पे मॉडल की आर्म पे अगर मैं बात करूँ राइट साइड पे, यहाँ पे डिटेल खत्म है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये डिटेल को मुझे वापस लेके आना है, राइट? बहुत सारे टूल्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप चेक करें हमारे स्कोप्स के अंदर कि हमारा स्कोप हमें क्या दिखा रहा है। हमारा स्कोप हमें दिखा रहा है कि भाई आपकी जो हाईलाइट है वो ऊपर टच कर रही है।
आपका जो वेव बना हुआ है रेड ग्रीन और ब्लू चैनल, वो ऑलमोस्ट स्पेशली रेड चैनल हमारा जो है वो ऊपर टच कर रहा है 1023 पे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो फुटेज है वो कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज जा रहा है। बट आपने एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक स्पॉट जो चीक के आसपास है वो ऑलरेडी ओवर एक्सपोज है, वो इंटेंशनली हम लोगों ने किया है, क्योंकि अगर इस एरिया को जहाँ पे धूप पड़ रही है अगर मैं इसको बचाने जाऊँगा बाकी का एरिया बहुत डार्क हो जाएगा मेरा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को ही आपने सेव करना है, कई बार आपको डिसीजन इस तरह के लेने पड़ते हैं। बट अगर आप यहाँ पर हाईलाइट में जाके लेट्स से प्राइमरी व्हील के अंदर जाके आप गेन का मतलब हाईलाइट होता है, मैंने आपको बताया, इसको डाउन करते हैं। डाउन कैसे करेंगे? स्क्रॉल नीचे वाला व्हील से डाउन करिए, ये देखिए आपका जो ये टॉप पॉइंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये लेकिन सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब हाईलाइट वाला हिस्सा आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, राइट। आप अगर एक्सपोजर में जाते हैं, लेट्स से HDR में एक्सपोजर में जाते हैं, तो अब देखिए आप पूरा का पूरा आपका जो चैनल्स है, आर चैनल, रेड चैनल, ग्रीन और ब्लू, तीनों चैनल्स आपके नीचे आ रहे हैं, राइट। ये देखिए इंक्लूडिंग मिड टोन एंड इंक्लूडिंग शेडोज। और यही चीज़ अब यहाँ पे रेड चैनल और ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल का क्या मतलब? बड़ा सिंपल है गाइस, आपके इस फुटेज में या किसी भी फुटेज में 3 चैनल से हमारा कॉम्बिनेशन से हमारे कलर्स बनते हैं, राइट। रेड का मतलब है, अगर इस फुटेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पिंक जो है वो पिंक टोन ऑलमोस्ट रेड के आसपास आती है, स्किन टोन ऑलमोस्ट रेड के आसपास आती है। ग्रीन, पीछे जितनी भी ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है वो ऑलमोस्ट ग्रीन के आसपास आती है। जो स्काई आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो ब्लू चैनल में आता है, मोटा अगर आपको उस तरीके से समझाऊँ मैं, हालांकि थोड़ा टेक्निकली ये थोड़ा अलग चला जाता है, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं वेव फॉर्म में जाऊँ, अगर मेरी इमेज यहाँ पर ओवर एक्सपोज कर रही है बाजू के आसपास, तो मुझे वो दिखा रहा है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी जो आर्म ओवर एक्सपोज हो रही है वो यहाँ पे कहाँ पे है, किस एरिया में है, तो आप क्या करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करें। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस को ऑन करें। इसको ऑन करने के बाद आप जब यहाँ पर जाएंगे जहाँ से मैंने ऑफ किया था, आपको याद है पहले, और यहाँ पे जाके अब जब आप यहाँ पे क्वालिफायर को ऑन करेंगे, क्वालिफायर को सिलेक्ट करें। अब कुछ नहीं करना है, कहीं क्लिक नहीं करना है आपने सिंपल इसको लेके जाना है। देखिए अब आप देखिए जैसे जैसे मैं इसको जहाँ जिस पॉइंट में लेके जा रहा हूँ, मुझे राइट साइड पे वो दिखा रहा है कि भाई वो वैल्यू कहाँ पर है। ये देखिए आर्म मेरी कहाँ पर है, तो देखिए आर्म मेरी ओवर एक्सपोज है, ऊपर टच कर रही है, वो दिखा रहा है। चीक मेरा ऊपर ओवर एक्सपोज है, वो टच करके दिखा रहा है। अगर मैं हेयर्स पे आऊँ तो हेयर्स की वैल्यू मुझे दिखा रहा है बॉटम में, देखिए नीचे आ गया। अगर मैं मिड टोन में जाऊँ, देखिए मिड टोन मेरी कहाँ पर है, बीच में ऑलमोस्ट 640 to 760 के आसपास में। अब बाजू के आसपास या लेफ्ट साइड में आऊँ तो देखिए वो भी मुझे बीच में दिखा रहा है मिड टोन मेरी। ब्राइट पॉइंट, कोई ब्राइट पॉइंट है, बुक मेरी ब्राइट पॉइंट है, बुक पे जाऊँ देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म है। स्काई पे मैं जाऊँ, देखिए स्काई मुझे दिखा रहा है, प्लस मुझे वो ये भी दिखा रहा है एरिया वाइज कि स्काई क्योंकि मेरा राइट साइड पे है तो वेव फॉर्म मेरी बिल्कुल कॉर्नर में जा रहा है, वो देखिए कॉर्नर में राइट साइड में। और अगर मैं लेफ्ट में जाऊँ तो बिल्कुल लेफ्ट में जा रहा है, तो मतलब लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट में दिखाएगा। और लेफ्ट में ऑब्वियसली अगर मैं शेडो पे जा रहा हूँ, लेफ्ट में कहीं शेडो पे जा रहा हूँ तो नीचे दिखाएगा, और हाईलाइट में अगर मैं जाऊँ तो ऊपर दिखाएगा। सेम चीज़ फॉर राइट में अगर मैं कहीं शेडो पे जाऊँ तो नीचे दिखाएगा, हाईलाइट पे ऊपर दिखाएगा। दिस इज़ अ गुड वे। अगर आप कहीं चेक करना चाहते हो कि भाई कहीं ओवर एक्सपोज है, वहाँ पे आपका कितना ओवर एक्सपोज है, आप चेक कर सकते हो। इस तरह से आपका जो है ना वेव फॉर्म आपके काम आती है। अगेन एज आई सेड कि आप जब यहाँ पे शेडो को पुश करेंगे, देखिए आप शेडो को अगर मैं नीचे की तरफ लाऊँ, शेडो को नीचे की तरफ लाऊँ, देखिए शेडो मेरी नीचे आ रही है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा नीचे लेके आऊँगा तो मेरी शेडो क्रश हो चुकी है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने कि शेडो में आप स्कोप्स का भी ध्यान रखना है, प्लस आपने मॉनिटर पे भी ट्रस्ट करना है, दोनों चीज़ों पे ट्रस्ट करना है। देखिए मॉनिटर अगर कलर कैलिब्रेटेड है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो ट्रस्ट योर आइज़ ऑल्सो बट स्कोप्स ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे चाहूँ तो मैं और नीचे आ सकता हूँ, मिड टोन को थोड़ा और ऊपर पुश कर सकता हूँ, ठीक है। हाईलाइट को मैं ऊपर पुश नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे मेरे पास स्कोप बहुत कम है। अगर मैं करता हूँ तो इमेज मेरी ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट इमेज। तो ये आपने बस कॉम्बिनेशन से आपने करना है कि वेव फॉर्म की कॉम्बिनेशन प्लस थोड़ी अपनी आंखों का कॉम्बिनेशन, देन ट्राई टू ओवरऑल एडजस्ट इट, ठीक है। बट आप फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इसको इस तरीके से कभी एडजस्ट नहीं करता हूँ, बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो, राइट। ओके, रिसेट एवरीथिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे वाले जो हमारे स्कोप की, उसका नाम है वेक्टर स्कोप। बाय द वे वेक्टर स्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी स्किन टोन को करेक्ट करने के लिए। अगर हमारी स्किन टोन लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं वाइट बैलेंस में जाके अपनी स्किन टोन को बहुत ज़्यादा रेड कर देता हूँ इस तरीके से, तो आप चेक करिए, स्कोप्स पे चेक करिए आप राइट साइड में, देखिए वो मूव करेगा, ये देखिए वो मूव कर रहा है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई राइट स्किन टोन कहाँ पे होती है?
गाइस ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बीचों बीच वाइट कलर की, इस वाइट कलर की लाइन को हम कहते हैं स्किन टोन लाइन, स्किन टोन इंडिकेटर। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें, नीचे नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल 3 लाइनें आ रही है ना नीचे वाली, इस पर क्लिक करें, शो स्किन टोन इंडिकेटर को ऑन करें इस तरीके से। बाय द वे इसका एडवांस ट्यूटोरियल भी मैं ज़रूर बनाऊंगा, वहाँ पे आपको बहुत एडवांस लेवल पे मैं दिखाऊंगा कि हाईलाइट, मिड टोन और शेडो को अलग अलग तरीके से किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो स्कोप से। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि आप जैसे जैसे इसको मूव कर रहे हो वैसे वैसे वो लाइन से दूर होता जा रहा है, और जैसे जैसे ये लाइन से दूर जा रहा है वैसे वैसे आपकी स्किन टोन ऑफ हो रही है, आपकी स्किन टोन सही नहीं है। अब इसको मैं वापस लाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए वापस लाता हूँ, ये सबसे पहला काम है, मैं इसको लाइन के ऊपर लेके आया। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज़ कि ये जितना दूर जाएगा, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना वो सैचुरेशन आपको दिखाएगा। इसको थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं, नज़दीक, थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं सेंटर की तरफ। अब मुझे ये भी चेक करना है साथ ही साथ में कि आखिर स्किन टोन है कहाँ पे भाई, मुझे तो बहुत एरिया दिखाई दे रहा है। तो डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस को एक बार फिर से स्किन पे ले जाता हूँ, अब चेक करता हूँ मेरा स्किन कहाँ पे है। देखो मुझे पता चल गया कि ये जो बीच में जो ये एरिया बन के आ रहा है ऑरेंज कलर का, वो स्किन टोन है मेरा, तो उसको मेरे को एडजस्ट करना है। तो ठीक है भाई, मैं इसको एडजस्ट करके नीचे लाता हूँ। सैचुरेशन मुझे ज़्यादा नहीं करनी, मुझे सिर्फ स्किन टोन को करेक्ट करना है। आई थिंक डन। अब आपका मॉनिटर आपसे झूठ बोलता है, सच बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस से ये चेक कर लिया कि भाई आपका स्किन टोन कहाँ पर है, और उस पॉइंट को ठीक आप वाइट लाइन के ऊपर लेके आ गए, आपकी स्किन टोन करेक्ट हो चुकी है। अब आप किसी भी डिवाइस पे इसको लेके जाइए, आपकी स्किन टोन आपको ब्यूटीफुल दिखाई देगी। दिस इज़ वेक्टरस्कोप, बहुत सीधे शब्दों में। हालांकि बहुत एडवांस में जा सकता हूँ इसमें, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं बिकॉज मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। चौथे नंबर का टूल आता है हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है गाइस, हिस्टोग्राम इज़ द सिंपल थिंग। हिस्टोग्राम लाइट रूम के अंदर भी है, कैमरास के अंदर भी होता है। यहाँ पे देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब हम वेव फॉर्म के अंदर जाते हैं, वेव फॉर्म के अंदर क्या होता है, नीचे वाला बॉटम वाला एरिया हमारा डार्क, उसके ठीक ऊपर शैडो, उसके ऊपर मिड टोन, उसके ऊपर हाईलाइट, उसके ऊपर वाइट पॉइंट सबसे लास्ट में। अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूं तो हिस्टोग्राम में यही चीज़ लेफ्ट टू राइट जाती है। मतलब लेफ्ट में बिल्कुल जीरो, देखिए लेफ्ट में बिल्कुल जीरो लेफ्ट में आ रहा है, मतलब ये मेरा डार्क पॉइंट है, ब्लैक पॉइंट, थोड़ा आगे शैडो। तो यहाँ पे आप चेक करिए कि मेरा ब्लैक पॉइंट से थोड़ा आगे जाके वो दिखा रहा है कि भाई आपका शैडो काफ़ी ऊपर है, मतलब जीरो से काफ़ी ऊपर है, विच इज़ अ गुड थिंग। शैडो डिटेल आपको दिखाई दे रही है, यही तो बेनिफिट है ना हमारी डायनेमिक रेंज का, लॉग फुटेज का, और कोई बेनिफिट नहीं है। और साथ ही साथ में आपको दिखा रहा है कि भाई आपकी जो मिड टोन है, एक बार यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे, डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस, इसको ऑन ज़रूर करना। 3 डॉट्स पे क्लिक, डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस, और आपने कहीं क्लिक नहीं करना है, बस आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाना है। अब आपको दिखा रहा है मिड टोन कहाँ पर है, हाईलाइट कहाँ पर है, हाईलाइट किस एरिया में है, ठीक है, वो सब कुछ दिखा रहा है आपको। मिड टोन आपकी बीच के आसपास आ रही है, लगभग 512 से 768 के बीच में, सेम जो वेव फॉर्म में आ रही थी। और आप इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल लेट से एक्सपोजर को मैं ऊपर नीचे लेके जाता हूँ, तो आप चेक करिए, ये देखिए, ये देखिए, अब जितना मेरा ये आगे की तरफ जा रहा है, क्लिप हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डिटेल ख़त्म हो रहा है, और पीछे की तरफ लाऊं तो ये देखिए, यहाँ से भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस चीज़ को। अब मुझे लग रहा है कि अभी इमेज को चेक करके, इमेज को देख के मेरे को एक चीज़ नोटिस और हो रही है कि शेडो बहुत ज़्यादा लिफ्टेड है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है जी, कॉन्ट्रास्ट में वापस जाएँ प्राइमरी टूल में जाके, तो मैं थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट दे सकता हूँ। अच्छा, अब अगला तरीका कॉन्ट्रास्ट देने का आता है कर्व्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिंपलेस्ट तरीका कॉन्ट्रास्ट में, अगर आप यहीं से स्लाइडर से पिवट एडजस्ट करके देते हैं तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। लेकिन थोड़ा एडवांस्ड भाई, अब थोड़ा एडवांस्ड की तरफ चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, हाईलाइट पॉइंट को नीचे लेके आऊँगा, सो दैट आई सेव लॉट ऑफ हाईलाइट्स। इस तरह से क्या होता है ना, लॉग फुटेज की बात करूँ, स्टैंडर्ड में मत करना ये चीज़, लॉग में करना, लॉग फुटेज में हाईलाइट को सेव करना थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। अब आपने शेडोज़ को थोड़ा पुश करना ऊपर, ताकि आपको वो हल्का सा बेहतरीन जो डायनेमिक रेंज पहले से मिल रहा है आपको, वो और ज़्यादा मिले। एंड वन मोर ब्यूटीफुल थिंग, डाविंसी वाइड गैमट का यही बेनिफिट है। देखो मैं कितना ज़्यादा चीज़ों को पुश कर रहा हूँ, बट मेरी इमेज टूट नहीं रही है, ब्रेक नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कर्व्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, हिस्टोग्राम की तरह ये काम करता है। लेफ्ट में डार्क पॉइंट है आपका। अब अगर आपको नहीं पता कि शेडो कहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी शेडो कहाँ पर है, तो दोस्तों जहाँ से ये वेवफॉर्म ऊपर उठना चालू हुआ, यहाँ से ऊपर उठना चालू हुआ ये वेवफॉर्म, इस पॉइंट को हम कहते हैं शेडो पॉइंट, ठीक है। जहाँ पे नीचे डाउन आ रहा है उसको ब्लैक पॉइंट बोलेंगे, इसके लेफ्ट में ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है तो ब्लैक पॉइंट है। जहाँ से वो ऊपर उठना चालू हुआ उसको हम कहते हैं शेडो पॉइंट।
अब थोड़ा सा आगे अगर आप जाएं, जहाँ पे वो पीक पे है, ऑलमोस्ट पीक से थोड़ा पीछे, उसको हम कहते हैं मिड टोन, दैट इज़ मिड टोन। और हाईलाइट आपका ये ऊपर वाला एरिया आपका हाईलाइट है, और सबसे लास्ट में वाइट पॉइंट है। अब आप चाहते हो, या मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ शेडो को कंट्रोल करना है, सिर्फ शेडो को। तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट क्रिएट करूँगा मिड टोन और डार्क के बीच में। मैं चाहता हूँ कि मेरी मिड टोन को कोई फ़र्क ना पड़े, मैं जब पॉइंट मूव करूँ सिर्फ शेडो को मूव करना चाहता हूँ मैं। शिफ्ट क्लिक करें, शिफ्ट कीबोर्ड पे, और क्लिक करें अपने शेडो के ठीक हल्का सा ऊपर। इससे क्या होगा, इससे जब आप क्लिक करोगे शिफ्ट पकड़ के, आपका जो ये कर्व है ना ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, कि जनरली क्या होता है जब हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर जाता है। शिफ्ट पकड़ के पॉइंट क्रिएट करें। इस पॉइंट को क्रिएट करने से बेनिफिट क्या होगा, आपने इसके ठीक ऊपर का जितना भी एरिया है वो आपने क्या कर दिया, कंट्रोल। अब अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे क्लिक करके एक पॉइंट क्रिएट करके नीचे ले आऊँ, ये देखिए अब मैं सिर्फ शेडो को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये इससे ऊपर मिड टोन को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं स्किन टोन को नहीं छेड़ना चाहता हूँ, मैं सिर्फ हेयर्स की डिटेल को थोड़ा डाउन करना चाहता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मेरे पास और कॉन्ट्रास्ट आया है। इसे कहते हैं हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट को अच्छे से कंट्रोल करना। देखिए कलर करेक्शन के अंदर भी दो तरह की करेक्शन आती हैं। एक है भाई आपकी ग्लोबल करेक्शन, कि पूरी की पूरी फ्रेम के अंदर आप करेक्शन कर रहे हो। दूसरा आता है सिलेक्टिव कलर करेक्शन, कि आप चाहते हो कि फेस के एक हिस्से को जो डार्क है उसको आप ब्राइट करना चाहते हो, या फिर आपकी फ्रेम में एक हिस्सा बहुत ज़्यादा ब्राइट है उसको आप डार्क करना चाहते हो, आप अपनी फ्रेम में विनियट क्रिएट करना चाहते हो। इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हमें सिलेक्टिव कलर करेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेम कलर ग्रेडिंग के लिए है, कि हमें कलर ग्रेडिंग के लिए भी अगर किसी एक पोर्शन पे जाके कलर चेंज करना है, एक पार्ट पे जाके कलर चेंज करना है, तो उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव कलर ग्रेडिंग। तो इस प्रोसेस को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो मैंने शुरुआत में आपको एक समस्या बताई थी कि इस पूरी की पूरी फ्रेम पे, बाय द वे दिस इज़ अ फ्रेम, ये अभी हम एक फ्रेम पे काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपने। ये पूरा वीडियो है, अगर इसको मैं पीछे प्ले करूँ आगे प्ले करूँ तो ये भाई एक वीडियो है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक फ्रेम पे फोकस ज़रूर करें, लेकिन वीडियो को आगे पीछे भी प्ले करें। ऐसा ना हो कहीं पहले एक्सपोजर कम या ज़्यादा हो और आप एक ही फ्रेम पे काम कर रहे हो, राइट। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, वो बाद में हम कंट्रोल करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सामने वाले एरिया को कंट्रोल करते हैं, राइट वाले एरिया को कंट्रोल करते हैं। अब इसे कहते हैं हम सिलेक्टिव कलर करेक्शन, कि पूरी फ्रेम पे जो कलर करेक्शन हमने करना था वो हमने कर दिया, लेकिन अब हम एक इस फ्रेम के किसी एक एरिया को हम कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव कलर करेक्शन। सिलेक्ट करके सिलेक्टिव एरियाज़ पे करना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और नोड में क्रिएट करूँगा, कॉन्ट्रास्ट के बाद ऑल्ट एस, आई विल कॉल इट व्हाट, पावर विंडो, एन लेबल PW1, पावर विंडो 1। पावर विंडो का मतलब है, अभी मैं समझाता हूँ पावर विंडो क्या चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, कर्व, कलर स्लाइस, कलर वॉर्पर, क्वालिफायर, ये वाला विंडो होता है पावर विंडो भाई। अब देखिए पावर विंडो के अंदर बहुत सारे मेरे पास टूल्स आ रहे हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, लीनियर ग्रेडियंट, पेन टूल। मुझे क्या करना है, देखो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि मुझे इस इमेज में करना क्या है। मुझे सिंपल सी बात है, मुझे इस फ्रेम को राइट साइड से थोड़ा सा डार्क करना है, बॉटम से थोड़ा डार्क करना है और लेफ्ट साइड से थोड़ा डार्क करना है। हम कहें विग्नेट, एक विग्नेट मुझे डालना है, लेकिन विग्नेट मुझे इस तरह का विग्नेट नहीं डालना है कि मुझे सर्कल में डालना है। मैं चाहता हूँ कंट्रोल्ड विग्नेट डालना, और उससे क्या होगा, फोकस आएगा मेरे सब्जेक्ट पे, कि बाकी एरिया जब डार्क होंगे तो मेरे लाइट जो है वो फोकस करेगी हमारे सब्जेक्ट पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पावर विंडो 1 पे मैं क्या करने वाला हूँ, पावर विंडो में जाके लीनियर बॉटम वाला सबसे नीचे वाले पे क्लिक करने वाला हूँ। तो मेरे सामने इस तरह का कुछ ये टूल आ गया, ये वाला, इसको मूव करना है। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है बिल्कुल बीच वाला, इस पर माउस को ले जाके मूव कर सकते हो आप। और जो एरो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो का मतलब है भाई आप जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट करना चाहते हो अपने इफेक्ट को, जो भी इफेक्ट आप इस पर डालना चाहते हो। अभी मैं इफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, किस एरिया में करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस एरो को ऊपर जाके देखिए रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है, रोटेट करूँगा और ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने का मतलब फेदर, सॉफ्ट करेगा थोड़ा सा इसको, ये हार्ड हो जाएगा, पकड़ के राइट में लाता हूँ तो सॉफ्ट करेगा। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इस एरिया को डार्क करना है, इस एरिया को। तो इस विंडो से मुझे क्या पता चलता है कि भाई एरिया सिलेक्ट हुआ है, अभी इफेक्ट नहीं लगा है। इफेक्ट लगाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, इसी नोड पे रह के मुझे करना क्या है, डार्क करना है। तो हम एक्सपोजर कहाँ से चेंज करते हैं, HDR, एक्सपोजर के अंदर ये डार्क हो गया। बहुत ज़्यादा डार्क करते हैं आपको दिखाने के लिए, ये डार्क हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डार्कनेस बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एक जगह पे जाके
वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, थोड़ा सा फैदर करते हैं। ये देखिए फैदरिंग, जितना ज़्यादा मैं फैदर करता हूँ उतना वो फैलेगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाने के लिए जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा मैंने किया है उसको कम करते हैं, थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। नाइस। अब ये हो गया भाई एक इफेक्ट हम लोगों का, ठीक है। अब विंडो जो मैं ये जूम कर रहा हूँ, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर रहा हूँ, अगर मुझे मान लीजिए इस विंडो को वापस लेके आना है तो आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिक करें, फिट, शॉर्टकट है शिफ्ट एफ, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी विंडो मूव कर गई है लेफ्ट या राइट में, आप चाहते हो उसको लेफ्ट या राइट में लाना, माउस का जो मिडिल क्लिक होता है आपका, माउस के मिडिल क्लिक से आप पकड़ के इसको लेफ्ट राइट ला सकते हैं, दबा के रखिएगा अपने माउस के मिडिल क्लिक को। या फिर अगर आप हेट करते हो माउस को मिडिल क्लिक करना, जो कि मैं करता हूँ, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, कंट्रोल पकड़ के कीबोर्ड पे कंट्रोल पकड़िए, माउस के स्क्रॉल व्हील को आप मूव करेंगे, ऊपर या नीचे जाएगी विंडो आपकी। लेफ्ट राइट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के रखिए, आपकी विंडो लेफ्ट राइट जाएगी। और फिट करना है शिफ्ट एफ, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। अच्छा, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि मुझे देखना है विंडो को भी, थोड़ा छोटा करते हैं माउस से, विंडो के ऊपर जाके माउस से स्क्रॉल करें, थोड़ा छोटा करें। अब मुझे एक और विंडो डालनी है भाई, इधर से लेफ्ट से भी विंडो डालनी है। तो यहाँ पे अब आपकी टेंडेंसी होगी कि आप एक और नोड क्रिएट करेंगे सीरियल में, नहीं, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा पैरेलल नोड। अब यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सीरियल नोड और पैरेलल नोड में क्या फ़र्क है भाई। देखिए, सीरियल नोड का मतलब होता है आप जो भी इफेक्ट अपने कलर ग्रेड या कलर करेक्शन में डाल रहे हो वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा, यानी कि इनपुट से अगला 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 इस तरह से आगे चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सपोजर नोड में या वाइट बैलेंस नोड में अगर मैं मान लीजिए कोई चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं इसको बिल्कुल ही लाल कर देता हूँ, गेन में जाके बिल्कुल लाल कर देते हैं, आप चेक करिए जितने भी नोड मेरे आगे है, इस नोड के आगे जितने भी नोड है उन सब पे वो लाल लगा है। अब आप बोलोगे भाई इस नोड पे तो नहीं लगा है पावर विंडो पे, वो इसलिए नहीं लगा है बिकॉज वहाँ पे मैंने ये विंडो डाला है। अगर इसको मैं पूरा डाल दूँ यूँ तो देखिए वो भी लाल हो गया है, राइट। सो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप किसी भी नोड पे अगर कुछ भी चेंज करते हो तो आगे वो नोड में चेंज होता चला जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में, इसको डबल क्लिक करते हैं, रीसेट करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मुझे तो भाई एरियाज़ को अलग अलग टारगेट करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको इस विंडो को आगे लेके मैं जाऊँ, मैं चाहता हूँ इसको अलग, इस एरिया को अलग। जब आप अलग अलग आप जब इम्पैक्ट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, आप वहाँ पैरेलल विंडोज़ क्रिएट करोगे। शॉर्टकट ऑल्ट पी या फिर अपने नोड पे राइट क्लिक करके ऐड नोड, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे पैरेलल नोड, ऑल्ट पी, ठीक है, जो कि नीचे बन जाएगा। सीरियल नोड और पैरेलल नोड पे मैं डेफिनेटली एडवांस्ड वाले वीडियो में और ज़्यादा इस पर टच करूँगा इस चीज़ को। पैरेलल नोड का बड़ा सीधा सा मतलब है कि आप अगर अपनी फ्रेम पे आप पैरेलली कुछ करना चाहते हैं, पैरेलली चीज़ों को आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं, एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया अलग अलग तरीके से, तो आप पैरेलल नोड पे काम करें, ठीक है जी। और अगर पूरी इमेज को आप करना चाहते हैं तो सीरियल पे काम करें, ग्लोबली अगर आप काम करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और पावर विंडो में जाके एक और ये वाला चूज़ करूँगा, इसको लीनियर ग्रेडियंट। अब इस नोड में जाके सिलेक्ट करके एक और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लेके आऊँगा क्लिक करके, और अब इसको एडजस्ट करूँगा लेफ़्ट साइड पे, रोटेट, फेदर, इफेक्ट डालने के लिए HDR में जाके थोड़ा डाउन। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं बिफोर आफ्टर सिर्फ और सिर्फ इन दो नोड्स का, तो इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करिए माउस से, कंट्रोल D, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। बहुत छोटा सा चेंज है, बट छोटे छोटे चेंज से ही बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। एक साथ बड़े चेंज को नहीं जाना है आपने। आप चाहते हो ये विंडो जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो टूल दिखाई दे रहा है, आप नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, नीचे बॉटम में इसके ऊपर क्लिक करिए, जो सर्कल्स आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करिए, ऑफ। तो अब मैं इस वीडियो में कुछ थोड़ी एडवांस चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। हालांकि ये बिगिनर्स वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है स्प्लिट टोनिंग। आखिर ये स्प्लिट टोनिंग क्या होता है, इससे क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, चलिए देखते हैं स्प्लिट टोनिंग किस तरह से अचीव हम डाविंसी रिजॉल्व में कर सकते हैं। स्प्लिट टोनिंग कलर ग्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि भाई ये स्प्लिट टोनिंग का मतलब क्या है, आखिर ये स्प्लिट टोन क्या होता है। देखिए, सीधे साधे शब्दों में आपको अगर मैं समझाऊँ तो स्प्लिट टोनिंग का मतलब है कि भाई शेडोज़ में आप अलग कलर डालें और मिड टोन में आप अलग कलर्स डालें। जिससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी निकल के बाहर आएगी और शेडोज़ आपकी जो है वो सेपरेट हो जाएगी। शेडोज़ और मिड टोन की कलर का सेपरेशन, इसे हम कहते हैं स्प्लिट टोनिंग। इससे क्या होगा, हमारे सब्जेक्ट के स्किन टोन पे फोकस जाएगा और शेडोज़ हमारी जो है थोड़ी सी वो अलग कलर की बन के निकलेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर नोड में जाएं, लेट सपोज आई रीसेट द नोड, आई नेम इट स्प्लिट। इसके बाद कर्व टूल में जाके, देखिए स्प्लिट टोनिंग करने के बहुत तरीके हैं। शेडोज़ में कुछ और कलर डालना और मिड टोन या हाईलाइट में कुछ और कलर डालना।
इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहें तो लॉग व्हील्स में जाके प्राइमरी कलर्स व्हील्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, प्राइमरी कलर व्हील्स और लॉग व्हील्स। लॉग व्हील्स के जाके अंदर आप शेडो और हाईलाइट या शेडो या मिड टोन में अलग अलग कलर्स आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहें तो शेडो को ब्लू की तरफ लेके आएँ, ये जो बीच वाला डॉट है इसे आप ब्लू की तरफ लेके आएँ, तो आप देखिए शेडो में, ये देखिए शेडो में आप ब्लू कलर डाल रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आपकी स्किन टोन का जो ऑरेंज कलर है वो थोड़ा सा निखर के बाहर की तरफ आ रहा है। और आप चाहें तो हाईलाइट्स में थोड़ा सा हल्का सा पिंक या फिर वार्म कलर डालें, और मिड टोन में भी थोड़ा सा वार्म कलर आप डालें। और आप देखिए बिफोर आफ्टर में करके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल डी, बिफोर आफ्टर। इससे क्या हो रहा है, पहले अगर आप चेक करें बिफोर में तो पूरी की पूरी इमेज में एक रेड टोन या रेड कास्ट आ रही है। नोड को एनेबल करने के बाद आप चेक करिए कि शेडो में थोड़ा सा ब्लू कास्ट आ रहा है, जबकि मिड टोन में स्किन टोन के ऊपर हमारा वो ऑरेंज और वार्म कास्ट अभी भी बना हुआ है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, अगर मैं रीसेट करूं नोड को, मैं यहाँ पर कर्व्स में जाके क्या कर सकता हूँ, कर्व में जाके लेट से मैं एक पॉइंट क्रिएट करता हूँ, मैं मिडल में जाके एक पॉइंट क्रिएट करते हैं ऑल्ट पकड़ के, और यहाँ से अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कर्व को क्या करना है, कर्व को अनलिंक करना है। RGB चैनल को आप अनलिंक करोगे। RGB चैनल को अनलिंक करने का बेनिफिट ये होगा कि आप रेड चैनल, ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल को अलग अलग यहाँ पर कलर सेपरेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेड चैनल में जाऊँ, अब जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे वाला पार्ट कर्व्स में शैडो होता है, बीच वाला मिड टोन और ऊपर वाला हाईलाइट्स, तो नीचे वाले पार्ट को मैं क्या करूँगा, कर्व को थोड़ा सा नीचे से पकड़ के रेड को थोड़ा कम करूँगा। बिकॉज अगर आप व्हील को चेक करें तो व्हील में ऊपर वाली साइड में अगर रेड है तो रेड के ठीक ऑपोजिट में ग्रीन या सियानिश कलर आता है यहाँ पे कलर व्हील में। तो ये बाय द वे कलर थ्योरी का पार्ट है। कलर थ्योरी का वीडियो नेक्स्ट में कवर करूँगा, वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि कलर सेपरेशन किस तरह से की जाती है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो हल्का सा अपने शेडोज़ में जो रेड कलर है वो कम किया, और हाईलाइट्स में थोड़ा सा रेड में डालने वाला हूँ। बिफोर आफ्टर, ह्यूज डिफरेंस। तो स्प्लिट टोनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कलर ग्रेडिंग। ये हमारा पहला स्टेप होता है किसी भी कलर ग्रेडिंग में कि कम से कम स्किन टोन को हम थोड़ा सा फोकस में लेके आएँ, राइट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा टिप देना चाहूँगा, जब भी आप कलर ग्रेडिंग करें भाई हमेशा रेस्ट ज़रूर लें। क्योंकि होता क्या है कि कलर्स एक ऐसी चीज़ होती है, अगर इसके साथ आप ज़्यादा देर तक काम करो तो कई बार आपको आपके कलर्स, आपकी आँखें आपको धोखा देना स्टार्ट कर जाती है, आपको कुछ और ही कलर्स दिखाती है। इसलिए जाएँ, रेस्ट लें, 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक लें और वापस आकर आराम से वापस कलर ग्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ रेस्ट। ओके, वी आर बैक। अब यहाँ पर कलर करेक्शन का पार्ट खत्म है जी। अब आते हैं हम अपने फाइनल पॉइंट पे, कलर ग्रेडिंग। अच्छा, ये कलर ग्रेडिंग किस बला का नाम है, आखिर हम कलर ग्रेड करते क्यों हैं, कलर करेक्शन और ग्रेडिंग में फ़र्क क्या है। देखिए दोस्तों, कलर करेक्शन एज आई सैड, अपने फुटेज को एक न्यूट्रल पॉइंट तक लेकर आना कि आपकी आंखों को वो, जैसा हम अपने आसपास नेचुरल दुनिया को देखते हैं उसी तरीके से हमें अपना फुटेज भी दिखाई दे। लेकिन कलर ग्रेडिंग का मतलब है कि हम अगर किसी वीडियो पे काम कर रहे हैं, उस वीडियो में ऑब्वियसली एक मूड होता है, एक वाइब होती है, एक स्टोरी होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन अ वेडिंग वीडियो और वो इमोशनल पार्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो इमोशनल वाइब है, एक इमोशनल मूड वहाँ पर है, तो मेरा कलर ग्रेड उस इमोशनल मूड को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपका लेट्स सपोज एक्शन मूवी पे आप काम कर रहे हो कलर ग्रेडिंग में, और आप वहाँ पे कलर ग्रेड डाल रहे हो बहुत ज़्यादा प्यारा रोमांटिक वाइब का, रोमांटिक मूड का, तो भाई ऑडियंस को ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुछ तो दिक्कत है भाई, कुछ तो ऑफ है। लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे कि ऑफ क्या है, क्योंकि वीडियो भी ठीक ठाक है, वीडियो में भी एक्शन चल रहा है, हर जगह पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर ऑफ क्या है। दोस्तों, यही सिनेमेटोग्राफी है भाई। सिनेमेटोग्राफी सिर्फ कैमरा तक सीमित नहीं है, सिनेमेटोग्राफी आपके कलर ग्रेडिंग में भी आती है कि कलर ग्रेडिंग के थ्रू आप अपने कलर से मूड की वाइब सेट कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह के इमोशन आप दिखाना चाहते हो, इसको हम कहते हैं कलर ग्रेडिंग। सो कलर ग्रेडिंग इज़ नॉट अ सेपरेट पार्ट, ये सिनेमेटोग्राफी का ही एक पार्ट है। कलर करेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन कलर ग्रेडिंग सिनेमेटोग्राफी का ही पार्ट है। कलर ग्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी फ्रेम को देख लीजिए। उस फ्रेम में ये देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर्स क्या है, मतलब उस फ्रेम में कौन से कलर सबसे ज़्यादा है। देखिए इस फ्रेम में अगर मैं बात करूं, स्किन टोन, पिंक ड्रेस, ग्रीन, ब्लू थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, मोटा मोटा मेरे पास 2 या 3 कलर्स यहाँ पे मौजूद है। तो मतलब अपनी कलर ग्रेडिंग में मैं इस फ्रेम में कम से कम 3 कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, कलर ग्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कलर ग्रेडिंग, अगर मैं इस फुटेज की बात करूँ
तो इसमें क्या कलर ग्रेडिंग हो सकती है या मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, क्योंकि कलर ग्रेडिंग अचीव करने से पहले आपको विजन होना बड़ा ज़रूरी है कि भाई आप करना क्या चाहते हो, आपका एंड गोल क्या है, आप किस तरह का कलर ग्रेड देखते हो इस फुटेज में। तो मान लीजिए अगर मुझे इसमें मैं चाहता हूँ कि यार मुझे डार्क ग्रीन वाइब देना है या फिर पिंक को थोड़ा और एम्पलीफाई करना है और स्प्लिट टोनिंग करके थोड़ा स्किन्स को और मुझे उभार के लाना है, मैं चाहता हूँ इतना कलर ग्रेड मैं पहले अचीव कर लूँ, राइट। तो मेरा विजन क्लियर है, नाउ आई नो मुझे करना क्या है। अब मैं टूल्स का इस्तेमाल करके, डाविंसी के टूल्स का इस्तेमाल करके वो कलर ग्रेड अचीव करने की कोशिश करूँगा। सो विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग अ कलर ग्रेड। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको मोटा मोटा करना क्या है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करें, क्योंकि हम पैरेलल नोड्स पे काम कर चुके हैं, कई बार गलती से क्या हो सकता है कि आप मान लीजिए इस विंडो पे आपने क्लिक करा है, मान लीजिए इसका नाम मैं डाल देता हूँ पावर विंडो 2, आपका इस पर क्लिक है गलती से। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके सीरियल नोड क्रिएट करेंगे तो वो सीरियल नोड इसके बाद क्रिएट होगा गाइस, बट मैं चाहता हूँ कि सीरियल नोड इसके बाद हो। तो क्या करें आप, या तो इस जो यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, ये मर्जर आ रहा है, इस मर्जर पे क्लिक करके इसके बाद ऑल्ट एस प्रेस करें या राइट क्लिक करके ऐड नोड सीरियल नोड, या फिर आप आउट नोड में जाएं। आप ये भी कर सकते हो डाविंसी में कि आप सीरियल नोड चाहें तो एक नोड के बाद क्रिएट करें या किसी नोड के पहले क्रिएट करें। तो बाद में क्रिएट करना है तो ऑल्ट एस, पहले क्रिएट करना है तो शिफ्ट एस, सीरियल बिफोर नोड से पहले शिफ्ट एस, पहले जो भी आपने नाम देना है आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। मान लो मैं बोलता हूँ भाई मुझे इसका नाम ह्यू देना है, मुझे ह्यू को चेंज करना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि भाई मुझे एक विजन है कि मुझे इस ग्रीन कलर को थोड़ा और डार्क ग्रीन एक वाइब देना है, राइट। आप चाहो ऑरेंज वाइब दे दो, आप इसको कुछ भी वाइब दे सकते हो। लेट्स ट्राई। पहला जो कर्व आता है वो आता है आपका नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट कर्व, जहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करते हो। सेकंड आपका जो कर्व आता है उसको हम कहते हैं ह्यू वर्सेस ह्यू। अच्छा, ह्यू वर्सेस ह्यू क्या चीज़ है भाई? ह्यू क्या होता है? ह्यू का मतलब कलर। ह्यू क्या होता है? कलर। कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, ग्रीन, पिंक, हरा, नीला, पीला, कुछ भी। वर्सेस ह्यू का मतलब है कि ह्यू मतलब कलर, वर्सेस मतलब कलर, कि किसी कलर का कलर चेंज करना चाहते हो आप। कलर का कलर चेंज मतलब ग्रीन कलर का कलर चेंज करना चाहते हो आप। बिल्कुल, मैं यही तो करना चाहता हूँ। मैं ग्रीन का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्वालिफायर टूल मेरा ऑन है, मैं ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ। लेट मी सिलेक्ट ग्रीन। मान लीजिए मैं इस ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करके सिलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करके सिलेक्ट करोगे आप नोटिस करिएगा नीचे यहाँ पर एक पॉइंट बना, वो पॉइंट बीच में बना, लेफ्ट एंड राइट में उसकी रेंज बनी, राइट। अब अगर मैं इसको ऊपर या नीचे ले जाऊँ, आप चेक करिएगा उस ग्रीन कलर की कलर चेंज हो रही है। ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ग्रीन जितना उसने सिलेक्ट करा है, मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा वो सिलेक्ट करे। अभी बहुत कम सिलेक्ट उसने किया है ग्रीन को। तो अगर मुझे ज़्यादा सिलेक्शन करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे इन पॉइंट्स को, लेफ्ट वाले पॉइंट को लेफ्ट में, राइट वाले पॉइंट को थोड़ा राइट में लेके रेंज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको क्लिक करके सिंपल ड्रैग कर दूँ। इससे बेटर तरीका है कि मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे जाके नीचे ह्यू इनपुट में जाके इसको ड्रैग करूँ। अब मैं देखिए ये इसको लेफ्ट राइट ड्रैग कर पा रहा हूँ। सेम लेफ्ट वाले नोड पे क्लिक करिए, इसको भी लेफ्ट में जाके मैं मूव कर सकता हूँ। आई कैन सिलेक्ट इट, राइट। और मैनुअल तरीका तो सिंपल है कि आप सिलेक्ट करें, इसको मूव करें। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं चेंज करना है। ऑब्वियसली मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ कि अब ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है वो, ये देखिए। और मुझे करना क्या है, मुझे इसको ऑरेंज नहीं करना है, मुझे इसको ग्रीन करना है। तो मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, नीचे की तरफ ग्रीन क्योंकि वो दिखा रहा है, ऊपर की तरफ ऑरेंज। तो मैं ग्रीन को ग्रीन की तरफ, थोड़ा डार्क ग्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, ये। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आपको ये भी नोटिस करना है कि आप जब इस वैल्यू को मूव कर रहे हैं, क्या स्किन टोन पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी स्किन टोन तो उससे इफेक्ट नहीं हो रही है। क्योंकि भाई जंगल में ग्रीन कलर होता है, अगर ग्रीन एनवायरनमेंट में आप शूट कर रहे हो तो वहाँ का ग्रीन कास्ट हो सकता है कई बार स्किन टोन पे पड़ जाए। तो कोशिश करें कि आप जब भी इस पॉइंट को मूव करें आपकी स्किन टोन इफेक्ट ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो जूम करके एक बार चेक कर लें। नंबर 2, मैं चाहता हूँ कि इस ग्रीन को थोड़ा डार्क भी करना है भाई मुझे, मतलब इसकी इस ह्यू की ब्राइटनेस को भी मुझे चेंज करना है। तो मैं चाहूँगा ह्यू वर्सेस लूमा। लूमा मतलब ब्राइटनेस, ह्यू वर्सेस लूमा, कलर की ब्राइटनेस, ह्यू की ब्राइटनेस। अब अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ पॉइंट, आई एम गोइंग टू चेंज द रेंज मैनुअली। इसको ऊपर वाइट, ऊपर की तरफ जाऊँगा तो ब्राइट होगा, नीचे की तरफ डार्क होगा, ठीक है। मैं नीचे की तरफ जाके इसको थोड़ा डार्क करता हूँ, ठीक है। अगेन ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में जाके आप चाहो तो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में जाके इसकी सैचुरेशन भी चेंज कर सकते हो इस कलर की,
ऊपर की तरफ सैचुरेट, नीचे की तरफ बिल्कुल डीसैचुरेट, राइट। एक और टूल यहाँ पर डाविंसी में है, अगर मैं इसको रीसेट कर दूँ, राइट क्लिक रीसेट नोड, वापस से रीसेट करके काम करते हैं। कलर वॉर्पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। कलर वॉर्पर थोड़ा और ज़्यादा कंट्रोल आपको देता है। कलर वॉर्पर के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, अगेन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बवंडर है भाई। यहाँ पे अगर मैं एक टूल पे जाऊँ, दिस इज़ कॉल्ड कलर वॉर्पर ह्यू वर्सेस सैचुरेशन ऑब्वियसली। इस टूल पे मैं जब जाऊँगा तो इस टूल पे जाके मैं अगेन क्वालिफायर में जाके मैं देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे दिखा रहा है कहाँ पे कलर है, ग्रीन कलर, मान लीजिए ये ग्रीन कलर है तो मुझे दिखा रहा है। इस पर क्लिक करके मैं ड्रैग कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ये देखिए, ये देखिए। अब ज़्यादा कंट्रोल मेरे पास है, मैं किस तरफ इसको ग्रीन करना चाह रहा हूँ, कितना ग्रीन करना चाह रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, ड्रैग करके पुश करना है आपने। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ इसको ब्राइटनेस, इसको थोड़ा लूमा को भी चेंज करना है मुझे, तो अगेन आई गो इनटू क्रोमा वर्सेस लूमा। अगेन सेम पॉइंट, यहाँ पे जाके नीचे की तरफ पुश करोगे डार्क, ऊपर की तरफ पुश करोगे ब्राइट। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम। बिफोर आफ्टर, कंट्रोल डी, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अभी आप चेंज कर रहे हो ग्रीन की। देखो बाय द वे, मैं ये जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा टेस्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक तरीका दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कलर्स के कलर चेंज कर सकते हो, राइट। दिस इज़ नॉट माई वे ऑफ डूइंग कलर ग्रेडिंग। आप समझ गए कि यहाँ पे कलर ग्रेडिंग से मैं कलर्स के ह्यू, उनकी ब्राइटनेस, उनकी सैचुरेशन को किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो दोस्तों मार्केट में कोडैक फिल्म या कोई विंटेज फिल्म, ये जो एक नया ट्रेंड आजकल चला हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रेंड, कि भाई हमें फिल्म लुक चाहिए, हमें विंटेज लुक चाहिए। आखिर ये फिल्म लुक और ये विंटेज लुक कहाँ से निकला है, ये शब्द कहाँ से निकला है, और आखिर ये होता क्या है भाई, पहले ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो फिल्म लुक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपका कैमरा, फॉर एग्जांपल आप सोनी A7 Mark IV यूज़ करते हैं, Mark V यूज़ करते हैं, कैनन, निकॉन, लुमिक्स, आप जो भी कैमरा यूज़ करते हैं, आजकल के जो मिररलेस कैमराज है इनका फुटेज बहुत ज़्यादा डिजिटल होता है। डिजिटल मतलब बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो ऑर्गेनिक नहीं होता। एक ऑर्गेनिक जो पुराना वाला फील आता था, एक विंटेज फील आता था, वो फील इन कैमराज में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह के लेंस हम यूज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी टाइप के लेंस यूज़ करते हैं। तो फ़ोटो के लिए बने हुए लेंस को जब हम वीडियो पे यूज़ करते हैं तो जनरली बहुत ज़्यादा शार्प फुटेज निकल के आती है। आपके फुटेज में वो फ्लेयर नहीं होता है, या आपके फुटेज में वो एक वाइब नहीं होती है। इससे होता क्या है कि आपका फुटेज बहुत ज़्यादा डिजिटल लगता है। इस तरह के डिजिटल फुटेज को हमें थोड़ा फिल्मिक और विंटेज बनाने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होता है, जिसे हम कहते हैं फिल्म लुक। बट फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि फिल्म लुक को आप किस तरह से डाविंसी रिजॉल्व में अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बिगिनर लेवल पे होगा, एडवांस लेवल पे मैं एक डेफिनेटली फ्यूचर में एक ट्यूटोरियल लाऊंगा जहाँ पे मैं आपको एडवांस लेवल पे ये समझाऊंगा कि फिल्म लुक्स को किस तरह से अचीव किया जाता है, डिफरेंट फिल्म लुक्स आप किस तरह से बना सकते हो। तो दोस्तों फिल्म लुक इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कलर ग्रेड, क्योंकि हम जब फिल्म लुक की बात करते हैं, फिल्म या प्रिंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि विंटेज वाइब की। हमारे फुटेज में एक विंटेज वाइब हम डालना चाहते हैं। अब विंटेज वाइब जनरली एक मूड क्रिएट करती है, एक वाइब क्रिएट करती है, तो वो कलर ग्रेडिंग का पार्ट बन जाता है। विच मीन्स कि थोड़ा सा आप, अगर वो डिपेंड करता है भाई कि किस तरह का विंटेज वाइब आप लाना चाहते हो। अगर आप कोडेक फिल्म लुक लगाते हो उसका अलग वाइब है, अगर आप फूजी का फिल्म लुक लगाते हो उसका अलग वाइब है। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ कोडेक का बताता हूँ कि कोडेक का फिल्म प्रिंट किस तरह से दिखाई देता है और किस तरह का लुक कोडेक फिल्म से आपको बन के निकल के आता है। स्प्लिट टूनिंग के बाद मैं सीरियल नोट क्रिएट करूँगा। आई विल लेबल इट, लेट मी कॉल इट कोडेक या फिल्म या प्रिंट, जो भी आप कहना चाहो। अब यहाँ पर कोडेक फिल्म लुक बिल्ड करने के, क्रिएट करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो हो सकता है कि आप डिहेंसर एक टूल आता है, प्लगइन आता है, जो बहुत ही शानदार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। और डिहेंसर पे काम करके आप अलग से जो है वो फिल्म लुक बिल्ड कर सकते हैं। जेनेसिस में भी बहुत शानदार कोडेक फिल्म लुक और बहुत तरह के फिल्म लुक वहाँ पर भी है, बहुत शानदार रिजल्ट्स वहाँ पे अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन उनके ट्यूटोरियल बहुत बड़े हो जाएंगे भाई, बिकॉज डिहेंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है, उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैं आपको बड़ा सिंपल आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कुछ कोडेक के लट्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी यूज़ कोडेक का लट में यूज़ करता हूँ। ओके, लेट्स यूज़ 2383 लट। अब आप चेक करें, इसका एक डिस्टिंक्ट टोन है। मैं थोड़ा सा ना इंटेंसिटी को कम करता हूँ, बिकॉज अभी मेरे नोड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप अपने किसी भी एक नोड की इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी नोड पे कोई काम किया, आप चाहते हैं कि यार वो काम बहुत ज़्यादा इफेक्ट लग रहा है, उस इफेक्ट को थोड़ा कम करना है। जैसे अगर हम बात करें प्रीमियर प्रो में, अगर हम बात करें तो लट्स जब हम लगाते हैं, लट्स की इंटेंसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना % हम लगाना चाहते हैं। वैसे ही डाविंसी में आप किसी भी नोड की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ से? आप नोड पे क्लिक करें, नीचे जाके यहाँ पे की टूल आता है, की टूल के ऊपर क्लिक करें।
की टूल में की आउटपुट के अंदर गेन इज अ स्लाइडर। एक का मतलब है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक पे होता है, एक का मतलब है 100%। एक से जितना भी नीचे आप जाओगे उतना आप इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 70% डालना चाहता हूँ तो 0.70 में डालूंगा, दिस इज 70%। बिफोर आफ्टर करके देखते हैं एक बार। बिफोर, कंट्रोल डी, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो कोडैक प्रिंट डालने के बाद आप चेक करिएगा, थोड़ी स्किन टोन हल्की सी वार्म नज़र आती है, थोड़ा सा सैचुरेशन थोड़ा सा म्यूटेड है, कम सैचुरेशन है। अगर हम ग्रीन्स की बात करें तो ग्रीन्स थोड़े डेंस होते हैं, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट आता है, एक पंच आता है आपकी इमेज में, राइट। थोड़ा सा एक्सपोजर मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया, तो हम वापस से एक्सपोजर टूल में जाके HDR में जाके थोड़ा सा एक्सपोजर को डाउन करते हैं, लाइक दैट। अगर आप चाहें तो हाइलाइट्स को भी अलग से कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स आपकी इमेज में, आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा सिंपल है, आप सीरियल नोड क्रिएट करें, लेबल इट हाइलाइट्स, और इसके बाद राइट क्लिक करके ऐड मैट नोड करें। बाय द वे दिस इज़ वेरी एडवांस्ड। तो ऐड मैट नोड क्या होता है, वो एक अलग एडवांस टॉपिक है। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। कलर ग्रेडिंग का एक बहुत पहले मैं ट्यूटोरियल निकाला था ब्राइट की कलर ग्रेडिंग का, वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है कि हाउ यू कंट्रोल विद मैट नोड। हाई में जाके, नोड में जाके, आप प्राइमरी में जाके हाईलाइट्स को डाउन करें, थोड़ा सा आप हाईलाइट को कंट्रोल कर चुके हैं यहाँ पर। तो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अभी भी मुझे लगता है इस इमेज को बहुत ज़्यादा पुश किया जा सकता है, अभी भी बहुत तरह की ग्रेड में यहाँ से निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक और टूल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, लेट मी क्रिएट वन मोर नोड, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फिल्म लुक क्रिएटर FLC। बाय द वे ये डाविंसी रिजॉल्व का ही प्लगइन है, नेटिव प्लगइन है, और इफेक्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट स्पेस दबाएं, आप नोड पे क्लिक करें, शिफ्ट स्पेस दबाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फिल्म लुक क्रिएटर। फिल्म लुक क्रिएटर आप, ये आपको डाविंसी स्टूडियो के अंदर फ्री मिल जाएगा टूल। आपने अप्लाई कर दिया, आज अब ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट अप्लाई हो गया है, तो आप क्या करें, इफेक्ट में जाके सबसे पहला काम प्रीसेट में जाके इसको क्लीन स्लेट करें। क्लीन स्लेट का मतलब ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी इफेक्ट आप नहीं लगेगा आपका। इसके बाद आप थोड़ा सा अगर फिल्म लुक डालना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटेंसिटी को थोड़ा सा ऊपर करें, फिल्म लुक ब्लेंड को थोड़ा सा ऊपर करें इंटेंसिटी, और कोर लुक में जाके आप चूज़ करें डिफरेंट सिनेमैटिक, रोचेस्टर, अलग अलग टाइप के। पर्सनली अलग अलग आपको यहाँ पर लुक मिलेंगे, तो आई थिंक रोचेस्टर लुक्स गुड टू मी, कई बार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्लीच बाईपास में जाके थोड़ा ब्लीच बाईपास को आप इंक्रीज़ करें, इससे क्या होगा कि आपकी सैचुरेशन थोड़ी डिसैचुरेट होगा आपका क्लिप, लेकिन बहुत प्यारा लगेगा इन अ वे। अगर आपको लगता है सैचुरेशन बहुत कम हो गई है तो सब्सट्रैक्टिव सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें कंपनसेट करने के लिए। इसके बाद आप चाहें तो स्प्लिट टोन, यहाँ पर भी स्प्लिट टोन कर सकते हैं, एनेबल स्प्लिट टोन, अमाउंट थोड़ा सा दे दीजिए, और ह्यू एंगल को एडजस्ट करिए। इतनी देर तक एडजस्ट करिए जहाँ तक आपको लगता है कि आपको रिजल्ट मिल चुका है। इसके बाद थोड़ा सा अमाउंट को कम कर दीजिए, आई थिंक गुड। लेट मी सी बिफोर आफ्टर, एक बार मैं चेक करता हूँ। FLC कंट्रोल D, बिफोर आफ्टर एक अलग टाइप का लुक है, और आपको लगता है कि सैचुरेशन बहुत कम हो गया है तो आप FLC नोड की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। FLC नोड की आउटपुट में जाके मैं चाहता हूँ कि 0.4 के आसपास में इसको, 0.5 के आसपास में अप्लाई करते हैं इसको। तो इन दो नोड्स की मदद से, कोडैक और FLC की मदद से आप चेक करें, दोनों को सिलेक्ट करके बिफोर आफ्टर, कंट्रोल D, बिफोर आफ्टर, बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे फुटेज में आ गया, राइट। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि वाइट बैलेंस थोड़ा सा ना ऑफ जा रहा है, हल्का सा स्किन टोन आप चेक करें वेक्टरस्कोप से। अगर आप एक बार, मैं यहाँ पे अगर जाऊँ क्वालिफायर से मैं चेक करूँ, देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है स्किन टोन मेरा हल्का सा ऑफ है, हल्का सा। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो वापस वाइट बैलेंस नोड में जाकर गेन में जाके, अभी मैं लॉग व्हील में हूँ, बाय द वे आपने ये ध्यान रखना है हमेशा, अभी लॉग व्हील में हूँ, मुझे प्राइमरी में जाना है वापस। अब यहाँ पे हल्का सा मुझे वापस वार्म टोन मेजेंटा करता हूँ, ठीक है, अभी मुझे लग रहा है इट्स लुकिंग गुड। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि वाइट बैलेंस कॉन्ट्रास्ट एक बार आप एडजस्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फाइनल है। आपको वापस जाके हो सकता है छोटा मोटा चेंज करना पड़े, चीज़ों को वापस से आपको जाके एडजस्ट करना पड़े, राइट। दिस इज़ गुड मैन। बिफोर आफ्टर अगर मैं आपको बताऊँ, बिफोर आफ्टर अगेन पूरी की पूरी इमेज को चेक करना है आपने, सिर्फ एक फ्रेम को चेक नहीं करना है, इट्स गुड। अब आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा ये जो ब्राइट पार्ट यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, थोड़ा इसको भी मैं चाहता हूँ कंट्रोल करना। आपको एक टिप देता हूँ भाई, दिस इज़ बहुत एडवांस टॉपिक, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करें, एक्सपोजर टूल में जाके, HDR में जाके आप हाईलाइट या स्पेक्युलर हाईलाइट में जाएं। हाईलाइट मतलब बहुत ऊपर का एरिया, स्पेक्युलर हाईलाइट मतलब बिल्कुल चमक वाला एरिया। तो स्पेक्युलर से ट्राई करते हैं, स्पेक्युलर की एक्सपोजर में जाएं। हाँ, आई थिंक इट्स वर्किंग गुड। आप देखिए, मैं अगर इसको ऊपर करूँ, देखिए
सिर्फ उसी एरिया में जाके कंट्रोल कर रहा है. सो आई थिंक लेट मी ब्रिंग इट डाउन. ग्रेट, फाइन. अब यहाँ पे अगर आपको लगता है एक्सपोजर थोड़ा कम है, ज़्यादा है, आप वापस से जाके चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो. दैट इज़ टोटली अप टू यू भाई. आप एडजस्टमेंट वापस से जाके कर सकते हो. अगर मैं बोलूँ आपको कि अभी क्या क्या चीज़ें कलर ग्रेडिंग में और की जा सकती है, देखिए हम चाहें तो हेलिशन ट्राई कर सकते हैं, ब्लूम ट्राई कर सकते हैं, ग्रेन ट्राई कर सकते हैं, चीज़ों को डिनॉइज कर सकते हैं, अपने ग्रेड को और ज़्यादा पुश कर सकते हैं, या फिर किसी तरह का लट यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन लट एंड लेट मी कॉल इट रेक 709. अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, लट मैं जो अपना डाल रहा हूँ वो आउटपुट नोड के बाद डाल रहा हूँ. जितना भी काम मैंने अभी तक करा है भाई, वो काम इनपुट और आउटपुट के बीच में किया है, बिकॉज डाविंसी वाइट गैमेट के बड़े कलर स्पेस के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ. लेकिन आपका सवाल होगा कि लट वाला जो आपने नोड बनाया वो आउटपुट के बाद क्यों बनाया. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. वो मैं इसलिए किया बिकॉज अभी जो मैं लट यूज़ करने वाला हूँ वो रेक 709 कलर स्पेस का लट है. अगर मैं उस लट को रेक 709 कन्वर्जन से पहले ट्राई करता हूँ तो हो सकता है मुझे उतने बेहतर रिजल्ट ना मिले या मेरा कलर ब्रेक हो जाए, बिकॉज ये लट स्पेसिफिकली रेक 709 कलर स्पेस के लिए बना है. तो क्योंकि आउटपुट नोड पे मेरा रेक 709 कन्वर्जन हो चुका है, तो ये लट रेक 709 के बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी. तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, लट, फेवरेट लट के अंदर जाके लेट मी ट्राई इस. देखिए हर एक लट हर एक फुटेज पे काम नहीं करता है. इस फुटेज पे मुझे लगता है कि 8570 इज़ गुड. आई गेस बहुत ज़्यादा लग गया. इंटेंसिटी में जाके थोड़ा कम करें. आई थिंक 0.2 के आसपास में ट्राई करते हैं. थोड़ा सा पिंकिश सा टोन आ रहा है. गुड. लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. 8220, ज़्यादा फ़र्क नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है, बट इट्स लुकिंग फाइन. नाइस. अप टू यू, आपको लट यूज़ करना है नहीं करना है, टोटली अप टू यू. कोई मैंडेटरी काम नहीं है. थोड़ा सा वाइट बैलेंस मुझे लग रहा है, हल्का सा येलोइश सा वाइट बैलेंस हो चुका है लट लगाने के बाद. तो आप चाहें तो वाइट बैलेंस में जाके वापस थोड़ा सा स्किन टोन का वाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे लगता है येलो है तो येलो के ऑपोजिट थोड़ा सा ब्लू चलते हैं. हल्का सा पॉइंट को बाय द वे मैं मूव कर रहा हूँ गाइस, आई एम मूविंग माय पॉइंट. ठीक है, तो लट्स लगाने के बाद कई बार आपको वाइट बैलेंस अपना कंट्रोल करना पड़ सकता है, बिकॉज हर एक लट हर एक फुटेज के लिए नहीं बना होता है. कई बार क्या होता है कि कुछ लट्स का वाइट बैलेंस कुछ अलग होता है, आपने कुछ अलग वाइट बैलेंस के क्लिप पे उसको लगा दिया, आपको पता चला कि भाई आपका फुटेज का वाइट बैलेंस ऑफ ही चला गया है. सो इन दैट केस यू हैव टू ऑलवेज वर्क विद वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, वापस से एडजस्ट करके चीज़ों को थोड़ा और बेहतर आप कर सकते हो, राइट. एनीवेज, आई थिंक मुझे लगता है कि कलर ग्रेड इज़ लुकिंग गुड. थोड़ा सा पिंकिश सा जो टोन मेरे को चाहिए था वो मुझे मिल चुका है बिफोर आफ्टर. ऑल्दो मैं चाहूँ तो इस ग्रेड को बहुत ज़्यादा पुश कर सकता हूँ अभी भी मैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस. मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, बट आपको मैं अब जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर देता हूँ. फॉर एग्जांपल, कई बार आपने देखा होगा आपके वीडियोस में कुछ लोग एक सॉफ्ट सा लुक अचीव करते हैं, बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा लुक अचीव करते हैं. हाउ डू यू अचीव दैट सॉफ्ट लुक? देखिए बहुत तरीके हैं सॉफ्ट लुक अचीव करने के. यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने फुटेज में एक बड़ी प्यारी सी सॉफ्ट लुक अचीव कर सकते हैं. पहला तरीका बहुत सिंपल, हाईलाइट नोड में जहाँ पे मैट नोड हम लोगों ने लगाया वहाँ पे जाके आप प्राइमरी व्हील्स पे जो हम काम कर रहे हैं, प्राइमरी कलर व्हील्स के अंदर मिड टोन डिटेल को कम कर सकते हैं. मिड डिटेल का मतलब मिड टोन की डिटेल, मिड टोन की शार्पनेस. मिड टोन क्या है? स्किन की शार्पनेस कम करने का मतलब वो काम सिर्फ स्किन पे करेगा और ग्लो करेगा फुटेज हमारा. लेट्स ट्राई. थोड़ा जूम करते हैं आपको दिखाने के लिए. पूरा 0 -100 करता हूँ. ये देखिए पूरा, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया फुटेज हमारा. लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट होने से कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, फुटेज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. इतना नहीं करना है, थोड़ा सा करना है. लेट मी ट्राई प्रोबेबली अराउंड -30 -35. बाय द वे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करना है आपने. कई बार 20 -20 पे भी मिलेगा, कई बार -10 पे, कई बार -50 तक भी हो सकता है जाना पड़े आपको, राइट. तो ये मिड टोन डिटेल का पहला तरीका है. ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं बिफोर आफ्टर, चेक करिएगा इस नोड को. Ctrl+D बिफोर आफ्टर. थोड़ा हाईलाइट मुझे लग रहा है ज़्यादा डाउन हो चुकी है, थोड़ा सा कम डाउन करते हैं हाईलाइट्स को. वेरी नाइस. ओके, एक तरीका तो ये है कि आप सॉफ्टनेस कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रीसेट करते हैं. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है गाइस, आपको ये बहुत ही एडवांस ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये. आप क्या करें, फाइनल जो लट आपने लगाई है रेक 709 लट, इसके बाद एक और नोट क्रिएट करें. लेट मी कॉल इट ग्लो या सॉफ्टनेस, जो भी आपको बोलना है. बाय द वे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड ट्रिक. शायद मेरे को नहीं लग रहा बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ बताएंगे. आप क्या करें, इस नोड का सबसे पहले राइट क्लिक करके कॉम्पोजिट मोड चेंज करें और इसे आप डाल दें सॉफ्ट लाइट में. नंबर 1. नंबर 2, इस नोड में अब आपने क्या करना है, कर्व में जाके
पहले अपने कर्व को लिंक कर दें, बिकॉज अभी पीछे हमने एक नोड में अनलिंक किया था स्प्लिट टोनिंग में, इसको लिंक कर दें वापस। अब आप क्या करें, हाईलाइट में ना थोड़ा सा पुश करें, थोड़ी सी ब्राइटनेस पुश करें। आप बोलोगे भाई ये फुटेज तो कचरा हो चुका है, नो प्रॉब्लम, वेट। इफेक्ट अचीव कर लिया, अब इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है। इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए आप गेन में जाके 0 कर दें पहले पूरा। अब यहाँ से धीरे धीरे उठाना चालू करें और देखिए कहाँ पे आपको बेस्ट इफेक्ट मिलता है। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा एक्सपोजर ऊपर आया है, तो एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए मैं हाईलाइट में जाके थोड़ा हाईलाइट को डाउन करता हूँ। वेरी नाइस। वाइट बैलेंस थोड़ा पिंकिश लग रहा है मुझे, वाइट बैलेंस को थोड़ा वापस कंट्रोल करते हैं। लेट मी ट्राई। वेरी नाइस। अब मैं इस नोड को ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वेट करिएगा। सो कंट्रोल डी, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट, एक रिच कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, ग्लो मिल रहा है अपने को, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये फुटेज देखने में। आप चाहें तो इंटेंसिटी ज़्यादा करें, कम करें, अप टू यू। ये एक फुटेज में ग्लो डालने का बड़ा शानदार तरीका है गाइस। ये बेसिक दिखाया बाय द वे, इससे भी ज़्यादा एडवांस मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ पे पैरेलल नोड क्रिएट करके आप नीचे और ऊपर की लेयर नोड, नॉट पैरेलल नोड, लेयर नोड में जाके कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को, जो कि बहुत एडवांस चीज़ है। अच्छा, ग्लो डालने का एक और तरीका भी है जो आपको पता है, आई थिंक सब लोग जानते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा, ग्लो टूल आप इफेक्ट में जाके लेके उससे भी आप ग्लो इफेक्ट अचीव कर सकते हैं, राइट। बट दिस इज़ अ डिफरेंट मेथड, एक बहुत शानदार मेथड है। तो ये अचीव मैंने किया है बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। बाय द वे, दिन के टाइम में इस तरह का कलर ग्रेड अचीव करना बहुत मुश्किल काम होता है, बिकॉज कई बार दिन के टाइम जो देखिए, अब इस प्रॉब्लम क्या है कि सामने ना शेडो पड़ रही है फेस में बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के ग्रेड को अचीव करना कई बार दिक्कत आ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप डाविंसी वाइट गैमेट में काम करें, वहाँ से मुझे बहुत ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, इसीलिए मैं इस तरह का ग्रेड अचीव कर पा रहा हूँ, राइट। अगेन, आप बोलते हो भाई मुझे पिंक स्टोन चाहिए, पिंक स्टोन ले आइए स्प्लिट टोन और वाइट बैलेंस की मदद से। आप बोलते हो भाई मुझे तो और ज़्यादा कलर्स को पुश करना है, कलर वॉर्पर की मदद से या कर्व्स की मदद से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज ला सकते हैं। आप चाहें कलर स्लाइस टूल में जाके थोड़ा सा ब्लू को जाके आप चाहें तो हल्का सा यहाँ से ब्लू की डेंसिटी को कम कर सकते हैं, थोड़ा सी डेंस कर सकते हैं। आप चाहें तो पिंक कलर को थोड़ा सा और डेंस कर सकते हैं, ठीक है, पिंक कलर को थोड़ा डेंस कर सकते हैं। सॉरी, मैं गलत नोड पे कर रहा हूँ, ध्यान रखना गाइस इस चीज़ का। इस चीज़ को करने के लिए लेट्स ट्राई इट ऑन, लेट्स क्रिएट वन मोर नोड। वाइट बैलेंस के बाद एक और नोड क्रिएट करते हैं, लेट्स कॉल इट सैचुरेशन। यहाँ पे जाके डेंसिटी कंट्रोल करते हैं, ब्लू को डेंस करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ब्लू को ऊपर करने से जितना भी ये ब्लू एरिया वो डार्क हो रहा है, डेंस हो रहा है। डेंसिटी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, ट्रस्ट मी। ग्रीन को थोड़ा डेंस करते हैं, पिंक को थोड़ा डेंस करते हैं, ड्रेस थोड़ी डेंस हो जाएगी। ये देखिए, ड्रेस थोड़ी डेंस हो, हल्की सी, देखिए ड्रेस को चेक करिए, ये देखिए नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। आप ब्राइट करना चाहते हो, थोड़ा नीचे लेके आओ इसको, हल्का सा यूँ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब पिंक की ब्राइटनेस ज़्यादा कर रहे हो, ऊपर की तरफ पिंक की ब्राइटनेस कम कर रहे हो, पिंक कलर की। सेम गोज़ फॉर ऑल दी कलर्स। तो आई थिंक थोड़ा ओवर लग रहा है शॉट मेरे को। अगेन गो बैक टू हाईलाइट्स, ट्राई टू कंट्रोल, डन। अब आपका सवाल होगा कि भाई इस क्लिप में इतना ज़्यादा डिटेल में काम करने से आधा घंटा 1 घंटा हम लोगों का वेस्ट हो गया। भाई अगर हम पूरे प्रोजेक्ट पे इस लेवल पे जाके काम करेंगे तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब इसमें तो 1 हफ्ता लग जाएगा पूरे प्रोजेक्ट को ग्रेड करने में। नो गाइस, यू आर रॉन्ग। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ग्रेड को जो मैं कर चुका हूँ इसको मैं सेव करने वाला हूँ पावर ग्रेड्स के अंदर। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर मैं आपके क्लिप्स को ऑन कर दूं, इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं ये सेम ग्रेड को अचीव कर सकता हूं। बस वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, ये वाली वैल्यूज़ को मुझे ऊपर नीचे करना है एंड माय ग्रेड इज़ डन। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि भाई आखिरकार गैलरी के अंदर ये 2 तरह की एल्बम्स क्या होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, ऐड स्टिल एल्बम, ऐड पावर ग्रेड एल्बम, 2 तरह की एल्बम्स मेरे को बता रहा है वो ऐड करने को। व्हाट इज स्टिल एल्बम एंड व्हाट इज पावर ग्रेड एल्बम? गाइस सिंपल, स्टिल एल्बम का मतलब है अगर आप स्टिल एल्बम बनाते हो, उस एल्बम के अंदर जो भी ग्रेड आप सेव करोगे स्क्रीनशॉट लेकर, वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर आपके काम आएगा, इसी प्रोजेक्ट पर। मान लीजिए आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाके इस सेम कलर ग्रेड को यूज़ करना चाहते हो, इसी ग्रेड को आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाके कहीं यूज़ करना चाहते हो, आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा पावर ग्रेड एल्बम एंड लेट्स कॉल इट, अच्छा लेट्स रीनेम इट, मान लीजिए सोनी का कैमरा है, लेट्स से FX3
FX3 कोडैक, मान लीजिए FX3 का कोडैक लुक है और मैंने इसका एक एल्बम बना दिया। अब मैं राइट क्लिक करके ग्रैब करता हूँ, स्टिल स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यही कलर ग्रेड में जाके दूसरी क्लिप पे जाके अप्लाई कर सकता हूँ। ओनली डिफरेंस एक्सपोजर ज़्यादा है, वो मैं करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लिप पे जाके राइट क्लिक अप्लाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट और अजीब लग रहा है शॉट, वो अजीब इसलिए लग रहा है बिकॉज एक्सपोजर डाउन है, वाइट बैलेंस डाउन है। तो अगेन आई हैव टू गो बैक, वर्क विद एक्सपोजर एंड वाइट बैलेंस। यहाँ पे जाके डालता हूँ, थोड़ा एक्सपोजर अप है, मुझे एक्सपोजर डाउन करना है। अगली वीडियो में आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि पूरे प्रोजेक्ट को आप कैसे कलर ग्रेड करोगे। बट अभी आपका काम बस थोड़ा सा है। इस क्लिप में 2 सेकंड के अंदर अंदर मैं एक्सपोजर वाइट बैलेंस एडजस्ट करके ग्रेड डन। नेक्स्ट क्लिप अप्लाई, ग्रेड डन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी अगर मैं जाता हूँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाकर भी मैं ये ग्रेड को यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज ये ग्रेड हमेशा वहाँ पर रहेगा। लेकिन स्टिल के अंदर अगर मैंने गलती से सेव कर लिया तो मैं इसको अलग प्रोजेक्ट में जाके यूज़ नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो हम क्या करते हैं जनरली, जैसे मान लीजिए आपके पास सोनी का FX3 कैमरा है, आप चाहते हो कि दिन का कलर ग्रेड अलग करना चाहते हो, रात का अलग करना चाहते हो, हल्दी का अलग करना चाहते हो, वेडिंग की ब्राइडल ड्रेस का अलग करना चाहते हो, तो आप अलग अलग पावर एल्बम्स बनाइए। पावर एल्बम में जाके अलग अलग स्क्रीनशॉट क्रिएट करके सेव करिए और हमेशा जाके उनको आप फ्यूचर में यूज़ कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं कैसे कलर ग्रेड करूँगा मैं आपको दिखाऊंगा। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आप लोगों की, बिकॉज अभी एक क्लिप को कलर ग्रेड करना तो कोई भी सिखा देता है, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट को कलर ग्रेड करना ये अपने आप में एक टास्क होता है। और एज अ वेडिंग एडिटर हम लोगों का डेली का यही काम होता है कि यार हमें पूरे प्रोजेक्ट को कलर ग्रेड करना होता है। प्रोजेक्ट की कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी होती है कि हमारा ग्रेड हर एक क्लिप पे जाके सेम टाइप का लगे, कंसिस्टेंट लगे, अच्छा लगे। ये ना होगी एक क्लिप में वाइट बैलेंस कुछ और है, अगले में कुछ और है, एक क्लिप में सैचुरेशन अलग दिखाई दे रही है, अगले में कुछ और दिखाई दे रही है, राइट। तो दोस्तों आई होप कि कलर ग्रेडिंग के बिगिनर के इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी कलर ग्रेडिंग को समझने के लिए या कलर थ्योरी को समझने के लिए। हालांकि आने वाले वीडियो में मैं पूरे प्रोजेक्ट को कैसे कलर ग्रेड किया जाता है ये भी आपको बताऊंगा। कलर थ्योरी को बहुत डिटेल में जाके मैं आपको एक और वीडियो में समझाऊंगा जहाँ पर मैं बात करूँगा लुक्स की या वाइब्स की, मूड की, कि किस तरह से आप कलर ग्रेडिंग से डिफरेंट मूड्स अचीव कर सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।